पार्ट 14 क्या ये प्यार है या हवस? ठीक है मुझे मंजूर है, आशी ने तपाक से बोला। ये सुनते ही कृष के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई और वह आशी के कंधों को सहलाता हुआ बड़े प्यार से बोला, गुड, वेरी गुड। तो तुम्हारा पहला टारगेट है कि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। तुमसे मिलने के चक्कर में मैं डायरेक्ट यहाँ आया हूँ, इसलिए अब तुम मेरे लिए खाना बनाओगी। जाओ जल्दी मेरे लिए डिनर बना कर लाओ। कृष ने कहा। क्या डिनर? इतनी रात को? वो मैं रसोई में खाना बनाऊंगी और समर को पता चल गया तो? आशी ने मासूमियत से कहा तो कृष थोड़ी कठोर आवाज में बोला, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। मुझे भूख लगी है, मेरे लिए डिनर बनाओ वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा, समझ गई? ठीक है, तुम बैठो मैं बनाकर लाती हूँ। कहकर ना चाहते हुए भी आशी दबे पांव वहां से जाने लगी। तभी कृष ने उसे रोका, वेट, इंडियन खाना बनाना, लेकिन मसाले कम डालना, आई डोंट लाइक स्पाइसी, समझी? ओके, कहकर आशी जल्दी से उस कमरे के बाहर निकली। उसके जाने के बाद कृष एक नजर पूरे कमरे को देखने लगा। देखते देखते उसने आशी की अलमारी को खोलकर देखा तो हैरान रह गया। उसमें आशी ने सिर्फ इंडियन ड्रेसेस ही रखे थे। उसकी कुछ किताबें और अलमारी के अंदर चिपकाई हुई ऋतिक रोशन की फोटो, जिसे देखकर कृष के चेहरे पर जलन साफ नजर आने लगी। उसने हैरान होते हुए खुद से कहा, ये किसकी फोटो है? दिखने में तो कोई मॉडल लग रहा है। ये लड़की इतनी बेवकूफ है कि इसे अब तक मुझे पहचानने में देर हो रही है और ना जाने किस किस की फोटो अलमारी में चिपका रखी है। कृष ने अपना मोबाइल निकाला और ऋतिक रोशन की फोटो को स्कैन किया। इंटरनेट ने तुरंत ही ऋतिक रोशन की सारी डिटेल उसके सामने रख दी। अब कृष की जलन दुगनी हो गई। उसने चिढ़ते हुए अपने आप से कहा, ये लड़की अंधी है क्या? इस हीरो से हैंडसम मैं हूं और यह मुझे देखकर ऐसे भागती है जैसे किसी भूत को देख लिया हो। पूरे अमेरिका की लड़कियां मरती हैं मुझ पर और यह मुझे देखकर डर जाती है। कृष ने जलन में आकर ऋतिक रोशन की सारी फोटोज को खींचकर फाड़ कर फेंक दिया। तभी उसे ध्यान आया, आशी अकेले नीचे गई है, कहीं वह कोई चालाकी ना चले, इसलिए वह बिना देर किए नीचे रसोई घर की तरफ आ गया। रसोई में आकर उसने देखा आशी जल्दी जल्दी सब्जियां कट कर रही है। ये देखकर कृष ने पीछे से आवाज लगाते हुए बोला, क्या बना रही हो तुम? तभी कृष के अचानक से आवाज लगाने के कारण डर के मारे आशी का हाथ कांप जाता है और चाकू गलती से आशी की उंगली पर लग जाता है। एक चीख के साथ आशी ने पलट कर पीछे देखा तो डर गई। आशी के चीखने के कारण कृष झटके से उसके करीब आया। क्या हुआ तुम्हें, तुम चीखी क्यों? कुछ नहीं, मैं खाना बनाती हूँ, कहते हुए आशी आंखों में नमी लेकर अपनी उंगली को नजरअंदाज करते हुए दोबारा काम करने में लग गई। कृष ने ध्यान दिया कि आशी की उंगली से खून निकल रहा है, जिसे देखकर कृष अचानक बेचैन हो उठा। ये क्या हुआ, तुम्हारी उंगली को दिखाओ, इतना खून कैसे निकल रहा है? चिंता जताते हुए कृष ने जल्दी से आशी की उंगली को अपने हाथों में पकड़ा। ये कैसे हुआ, बताओ मुझे, कहते हुए ना जाने उसे क्या सूझा, उसने आशी की उंगली को अपने मुंह में डालकर उसके खून को सक करने लगा। आशी मासूमियत से बोली, तुमने अचानक पीछे से आवाज दी तो मैं डर गई। आई एम सॉरी, मैं अभी डिनर बना देती हूँ, प्लीज समर को कुछ मत करना। कहते हुए आशी अपनी मासूम नम आंखों से कृष को देख रही थी। इस वक्त भी सिर्फ उसे समर की चिंता थी कि कहीं कृष अपने गुस्से में आकर उसे कुछ कर ना दे। ये सुनकर कृष अपनी ठंडी नजर से आशी को घूरते हुए उसकी उंगली को सक करके बोला, तुम पागल हो क्या? इस वक्त भी अपने दोस्त के बारे में सोच रही हो? इस वक्त कृष की बातों में आशी के लिए चिंता साफ नजर आ रही थी। आशी ने महसूस किया कृष उसकी उंगली को चूसता जा रहा है। कृष, जो मदहोशी से आशी की उंगली चूस रहा था, ना जाने उसे ये करने में क्या ही अलग सी फीलिंग महसूस हो रही थी। तभी आशी ने उसे रोकते हुए बड़ी ही मासूमियत से कहा, क्या तुम्हें इतनी भूख लगी है कि तुम मेरा सारा खून पी जाओगे? देखो मेरा खून मत पियो, उससे तुम्हारी भूख नहीं मिटेगी। मेरा हाथ छोड़ो, मैं खाना बना देती हूँ। आशी की मासूमियत भरी बातें सुनकर कृष अपने होश में आया। उसने आशी की उंगली को अपने होठों से आजाद किया और ठंडे लहजे में बोला, फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? आशी ने उसकी बात को समझने की कोशिश की। आई सेड, फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? कृष ने एक बार फिर ठंडे लहजे में बोला, वो उस ड्रॉर में। कहते हुए आशी ने एक ड्रॉर की तरफ इशारा किया। कृष जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया और उसे किचन स्लैब पर रखकर फिर आशी के पास आया और बिना कोई रिएक्शन दिए आशी को कमर से पकड़कर एकदम फिल्मी स्टाइल में उठाकर किचन स्लैब पर बिठा दिया। आशी उसकी इस हरकत से काफी हैरान थी। कृष के एक्सप्रेशन देखकर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था।
कृष ने बॉक्स में से बैंडेज निकालकर बहुत ही केयर के साथ आशी की उंगली पर अच्छे तरीके से लगा दिया। चाकू का कट ज्यादा गहरा नहीं था, बस छोटा सा कट था। ना जाने क्यों खून की नदी में गोते लगाने वाला इंसान आशी की उंगली के छोटे से कट को देखकर घबरा गया। आशी उसकी इस केयरिंग नेचर को देखकर हैरान थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका कोई अपना उसका ख्याल रख रहा है। तभी उसका ध्यान कृष की गहरी आवाज से टूटता है, ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? पेन किलर दूं? कृष की बात सुनकर आशी ने नामे सर झटका। तभी उसका ध्यान सब्जियों पर गया और वह किचन स्लैब से उतरने लगी। तभी कृष ने उसे रोकते हुए कहा, कहाँ जा रही हो? वो डिनर बनाने, आपके लिए। आशी ने थोड़ा कांपती और लड़खड़ाती आवाज में कहा। कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ कमरे में आराम करो, कृष ने शांत लहजे में कहा। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। आशी ने बड़ी मासूमियत से बोली, लेकिन आपने तो कहा था आपको भूख लगी है, मैं डिनर बना देती हूँ। मैंने कहा ना, कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही रह लूंगा, कृष ने कठोर आवाज में कहा। लेकिन आशी तो आशी है, उसने भी मासूमियत में ही सही कृष को फटकार लगा दी। नहीं, ऐसे कैसे? आपको भूख लगी है ना? बाबा कहते हैं रात को भूखे पेट नहीं सोना चाहिए, वरना पेट में दर्द होता है और बुरे बुरे सपने आते हैं। मैं खाना बना देती हूँ, आप बस 2 मिनट रुको। आशी ने ये बात इतनी मासूमियत से कही थी कि कृष 10 सेकंड के लिए उसके चेहरे को देखता ही रह गया। दुनिया भर की मासूमियत से भरा हुआ चेहरा और उसकी बातें। कृष हैरान रह गया कि कोई इतना भोला कैसे हो सकता है। इस मासूम लड़की को उंगली पर चोट लगी है और अभी भी इसे दूसरों की फिक्र है। लेकिन तुम खाना कैसे बनाओगी? तुम्हें तो चोट लगी है, कृष ने कहा। अरे कोई चिंता की बात नहीं है, मैं एक काम करती हूँ, खिचड़ी बना देती हूँ, उसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगती, कहकर आशी तुरंत किचन स्लैब से उतरकर खिचड़ी बनाने का इंतजाम करने लगती है। वह अपनी घायल उंगली का ख्याल रखे बिना जल्दी जल्दी काम कर रही थी। ये देखकर ना जाने क्यों कृष को चिंता हो रही थी। उससे रहा नहीं गया और उसने आशी से पूछा, मैं तुम्हारी कोई हेल्प करूं? आई थिंक यू नीड हेल्प। नहीं, रहने दो, कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है आपको कुछ नहीं आता, आशी ने बड़ी मासूमियत से कहते हुए अपना काम जारी रखा। वॉट? तुम्हें कैसे पता मुझे कुछ नहीं आता? कृष ने एरोगेंट वॉइस में पूछा। पिछली बार आप आए थे, आपने सब्जियां ऐसे काटी थी जैसे किसी का मर्डर कर रहे हो, उसी वक्त मुझे पता चल गया आपको कुछ नहीं आता। लेकिन एक बात बोलूं, खाना बनाना अच्छी बात है, हर इंसान को आना चाहिए, ना जाने कब कैसा टाइम आ जाए। आशी की बात सुनकर कृष को ये बात थोड़ा उसकी मेल ईगो पर लगी और लगभग अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए कृष ने कठोर आवाज में आशी को डांटते हुए कहा, शट अप, मैंने तुमसे तुम्हारी एडवाइस नहीं मांगी, थोड़ा सा सॉफ्ट क्या हो गया, तुम्हारी तो जुबान निकल आई। कृष की डांट से डरते हुए आशी ने कहा, सो सॉरी, आपको बुरा लगा तो प्लीज समर को कुछ मत करना। आशी की डरी हुई आवाज में बार बार समर की चिंता देखकर कृष अब फ्रस्ट्रेट हो चुका था। कहीं ना कहीं आशी की जुबान पर बार बार समर का नाम सुनकर उसे जलन हो रही थी। कृष ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, शट अप, अब एक बार और अपने दोस्त का नाम मत लेना, वरना मैं सचमुच उसे मार दूंगा। मैं तुम्हारी जुबान पर किसी और का नाम नहीं सुनना चाहता, समझी तुम? हाँ समझ गई, लेकिन प्लीज समर को कुछ मत करना, आशी ने मासूमियत से कहा। कृष गुस्से में लगभग अपने बाल नोचते हुए चिल्लाया, तुम्हें एक बार कहने पर सुनाई नहीं देता क्या? फिर गन निकालकर आशी पर पॉइंट करते हुए, एक बार और अपने दोस्त का नाम लो, फिर देखो मैं उसकी खोपड़ी कैसे खोलता हूँ। बेवकूफ लड़की, जानबूझकर मुझे गुस्सा दिलाती है। आशी डरकर अपने दोनों हाथ ऊपर करके कांपती हुई आवाज में बोली, सॉरी सॉरी, गलती हो गई। फिर अपने नाखून अपने दांतों से चबाते हुए मासूम सा मुंह बनाकर बोली, प्लीज एक बार माफ कर दो। हमेशा की तरह ना चाहते हुए भी एक बार फिर कृष उसकी मासूमियत के आगे हार गया और बोला, जल्दी खाना बनाओ, मुझे भूख लगी है। हाँ बस बन गया, थोड़ी देर और, आप जाकर बाहर डाइनिंग एरिया में बैठो, आशी ने कहा। तो कृष उछलकर किचन स्लैब पर बैठ गया। क्यों, मैं यहाँ हूं तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? मैं यही रहूंगा, मेरे सामने खाना बनाओ। कृष का ऑर्डर पाते ही आशी ने जल्दी जल्दी अपने हाथ चलाए। कृष बैठे बैठे एक एप्पल लेकर उसे खाते हुए आशी को देख रहा था और वह कैसे खाना बना रही है उसे ऑब्जर्व कर रहा था। कृष देखता है आशी खाना बनाते हुए पूरा दिल लगाकर काम कर रही थी। कृष उसकी मासूमियत को और उसके चेहरे को ध्यान से निहारने लगा। तभी उसके मन में आशी की बात आई, जिसमें उसने कहा था कि उसके बाबा कहते हैं रात को भूखे पेट नहीं सोना चाहिए।
जबकि सच तो ये था कि क्रिश अक्सर भूखे पेट ही सोता था। उसका काम ऐसा है कि कभी कभी उसे खाना खाने का समय ही नहीं मिलता और कभी टेंशन से वह नहीं खाता। आज तक कभी किसी ने उसका ख्याल ही नहीं रखा। उसकी मॉम भी अपने बिजनेस में हमेशा बिजी रहती थी और भाई भी अपनी लाइफ में मस्त थे। सच तो ये है कि क्रिश ने भी कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि उसे खाना खाकर सोना चाहिए। उसका फंडा था कि खाना मिला तो खाया, वरना कोई बात नहीं। आज पहली बार किसी ने उसके साथ अपनापन सा जताया था, उसकी फिक्र की थी, वो भी बिना किसी स्वार्थ और मतलब के। ये बात कहीं ना कहीं उसके दिल में हलचल पैदा कर रही थी। अचानक उसे अपने अंदर कुछ धड़कता हुआ सा महसूस होने लगा। क्रिश ने अपने सीने पर हाथ रखा। हाँ, उसके सीने में कुछ धड़क रहा है। क्या ये उसका दिल है? क्या ये इस नादान लड़की को देखकर धड़क रहा है? क्या क्रिश ने अभी किसी की चिंता की? महज 10 बूंद खून देखकर वो डर गया। क्या उसे उसके लिए फिक्र हो रही थी? क्रिश हैरान था कि जो इंसान खून की नदियां देखता है, जो दर्द के बीच पला बड़ा है, लोगों की चीखें जिसके लिए एक म्यूजिक का काम करती है, क्या उस इंसान को किसी की एक आह से फर्क पड़ रहा है? ये कैसा बदलाव है उसके अंदर? क्रिश अभी अपने आप में ये सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर आशी की मासूम काली आंखों पर, उसकी छोटी सी नाक पर और धीरे धीरे उसके होठों पर जाकर टिक गई। आशी खाना बनाते वक्त तारे टेढ़े मुंह बना रही थी, अपने दांतों से अपने होठों को काट रही थी, जो उसकी क्यूटनेस को और बढ़ा रहा था। धीरे धीरे क्रिश की नजर उसके होठों से फिसलते हुए उसके गले और फिर सीने से होकर उसके पूरे बदन पर चलने लगी। वो आशी के फिगर को नोटिस कर रहा था, जिसे देखते हुए क्रिश के दिल की रफ्तार बढ़ने लगी। उसे अपने अंदर बेचैनी और गर्मी सी महसूस होने लगी। उसके मन में आशी को लेकर बुरे बुरे ख्याल आने लगे। अक्सर वो लड़कियों के साथ बहुत वाइल्ड हो जाता था। वह अपने आप में बहुत ही एनर्जी और बेचैन महसूस कर रहा था। आशी 18 साल की थी, उसका शरीर अभी ग्रो कर रहा था। उसकी पतली कद काठी और छोटा शरीर बहुत ही अट्रैक्टिव था। उसकी कमर तक लहराते हुए बाल उसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देते थे और उसकी मासूमियत किसी का भी दिल धड़काने के लिए काफी थी। क्रिश को आशी की मुलायम त्वचा को बिना कपड़ों के देखने का मन कर रहा था। उसका दिल कर रहा था वह एक बार आशी के चेहरे को टच करे, उसके गालों को सहलाए और उसके कपड़ों के अंदर हाथ डाल के उसकी मुलायम त्वचा को महसूस करे। एक बार फिर क्रिश की नजर आशी के होठों पर जाकर टिक गई। अब उसका गला सूखने लगा था। वो इन होठों को बार बार चूमना चाहता था। वो आशी के ठीक सामने था, चाहकर भी वो अपनी नजर हटा नहीं पा रहा था। वह किसी तरह अपनी फीलिंग को कंट्रोल करते हुए तुरंत किचन स्लैब से उतर गया और उसने आशी की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। क्रिश की फीलिंग्स से अनजान आशी अपने काम में लगी हुई थी। क्या आशी की मुसीबतें बढ़ने वाली है? क्या करने वाला है क्रिश? होगा सिर्फ किस या उससे भी ज्यादा? जानने के लिए सुनते रहिए मेरा साया साइको। जूठा खाने से प्यार बढ़ता है। आशी की खूबसूरती को निखरता क्रिश ना जाने क्या क्या मन ही मन कर चुका था, लेकिन फिर वह किसी तरह अपनी फीलिंग को कंट्रोल करते हुए तुरंत किचन स्लैब से उतरकर फ्रिज से पानी लेकर उसे पीने लगा, ताकि वह किसी तरह खुद को कूल कर सके। आशी उसकी भावनाओं से अनजान अपने काम में लगी हुई थी। काम करते वक्त उसकी जुल्फें उसके चेहरे पर बार बार आकर उसे परेशान कर रही थी, जिन्हें वह हर बार अपने कानों के पीछे कर रही थी। इस वक्त आशी के सारे बाल खुले हुए थे, बस उसने थोड़े से बालों को पकड़कर ऊपर क्यूट सी चोटी बना रखी थी, जैसा कि आमतौर पर कोरियन लड़कियां बांधती है, और बाकी के खुले बाल उसकी कमर तक लहरा रहे थे। क्रिश जब उसे बालों से परेशान होते हुए देखता है, उसकी नजर किचन के एक कोने में रखे हुए रबर बैंड पर पड़ी, जो शायद फूड पैकेट को बांधने के लिए यूज होती है। क्रिश बिना कुछ बोले आशी के पीछे गया और आशी के बालों को इकट्ठे करके रबर बैंड लगा दिया। आशी को जैसे ही इस बात का एहसास हुआ उसे बहुत अजीब लगा, इसलिए उसने झटके से पलटकर क्रिश की तरफ देखा। क्रिश उससे हाइट में काफी लंबा था। क्रिश को देखने के लिए आशी को अपना सिर ऊपर करना पड़ता था। क्रिश इस वक्त आशी के ऊपर झुका हुआ था। आशी के अचानक पलटने से दोनों का चेहरा एकदम नजदीक आ गया था, जिसके कारण दोनों कुछ पल के लिए अपनी ही जगह पर जम गए। आशी को अपने इतने नजदीक पाकर क्रिश की बढ़ी हुई धड़कनें जो अभी काबू में आई थी, वह एक बार फिर तेज रफ्तार में दौड़ने लगी। एक बार फिर उसकी नजर आशी के होठों पर जाकर टिक गई, जिन्हें देखकर उसका गला सूखने लगा और वह धीरे धीरे उसके होठों की तरफ बढ़ने लगा। क्रिश को अपने करीब आता हुआ देखकर आशी के दिल की धड़कन भी तेज हो गई। उसे बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन वह कोई मूवमेंट नहीं कर पा रही थी। क्रिश धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ ही रहा था, तभी कुकर ने सीटी मारी, जिसके कारण आशी अपने होश में आई और तुरंत वापस पलटकर गैस के पास गई।
क्रिश भी अपने होश में आया और खुद को संभाला। ये सिचुएशन दोनों के लिए थोड़ी ऑकवर्ड हो गई। आशी को तो इस फीलिंग के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, लेकिन वो शर्म से पानी पानी हुई जा रही थी। क्रिश सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश कर रहा था। शायद जो नए जज्बात उसके अंदर उमड़ रहे थे, उन्हें वह समझना ही नहीं चाहता था। बन गया? हाँ, क्रिश ने सर्द आवाज में पूछा। तो आशी लड़खड़ाती हुई बोली, जी हाँ, डिनर बन गया। हाँ तो सर्व करो, इंतजार किसका है? क्रिश नए ठंडे लहजे को बरकरार रखते हुए कहा। क्रिश का ऑर्डर पाते ही आशी ने जल्दी से खिचड़ी निकाली और क्रिश के आगे खिचड़ी का बाउल कर दिया। क्रिश ने एक नजर उस बाउल को देखा, फिर अपनी एक आईब्रो उठाते हुए पूछा, ये क्या है? यह इतना अजीब क्यों है? क्या इतना ही है? उस दिन तो खाने में बहुत सारी वैरायटी थी। क्रिश की बात सुनकर आशी ने मन ही मन उसे कोसते हुए कहा, यहाँ क्या होटल खुला है जो वैरायटी का खाना होगा? मैं क्या तुम्हें बावर्ची लगती हूँ? बेवकूफ कहीं का। जी तो करता है इस खिचड़ी में फिनाइल डालकर खिला दूं, लेकिन क्या करूं, ऐसा कर नहीं सकती। आशी ने किसी तरह अपनी भावनाओं पर काबू करते हुए क्रिश से बोली, ये खिचड़ी है जी, इतने कम टाइम पर यही बन सकती थी? मेरी उंगली में चोट लगी है ना, आप इसे खा कर देखो, ये भी टेस्टी है। कहते हुए आशी उसे टिमटिमाती आंखों से देख रही थी। आशी की बात सुनकर क्रिश ने एक ठंडी सांस ली, फिर उसे ऑर्डर देते हुए कहा, इसे लेकर अपने कमरे में आओ, मैं वही खाऊंगा। और बिना आशी की कोई बात सुने उसके कमरे की तरफ चला गया। आशी भी मुंह बनाते हुए एक मासूम बच्चे की तरह मजबूरी में उसके लिए खाना लेकर उसके पीछे पीछे कमरे में आई। क्रिश किसी राजा की तरह जाकर आशी के बेड पर बैठ गया और आशी ने खिचड़ी का बाउल थोड़ा दूर से क्रिश की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अब लो, खाकर जल्दी जाओ। वॉट? क्रिश ने अपनी एक आईब्रो उठाते हुए एरोगेंटली पूछा। आशी को रियलाइज हुआ उसने क्या कहा है, इसलिए उसने अपनी जीभ हल्के से दांतों से काटते हुए कहा, मतलब है जी, खाना खाओ, ठंडा हो रहा है। क्रिश ने उस बाउल को लेकर चम्मच से एक निवाला जैसे ही अपने मुंह में रखना चाहा, आशी ने उसे टोकते हुए कहा, एक मिनट, आराम से खाना, खाना गर्म है। आशी ने ये बात बड़ी ही मासूमियत से कही थी। क्रिश तो एक पल उसके चेहरे को देखता ही रह गया। इस लड़की को उसकी कितनी चिंता है। इसका हद से ज्यादा मासूम होना क्रिश को अब थोड़ा इरिटेट भी कर रहा था। क्रिश ने चम्मच को वापस कटोरी में रखकर एक झटके से आशी की कमर में हाथ डालकर अपनी गोद में खींच लिया। क्रिश की इस हरकत से आशी हैरान थी। क्रिश के हाथ आशी की कमर पर लिपटे हुए थे। आशी को जैसे ही इस बात का अंदाजा हुआ, उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। क्रिश ने आशी की कमर पर अपने हाथ मजबूत करते हुए कहा, खबरदार जो हिलने की कोशिश की, खाना खाओ। वॉट? आशी ने हैरान होते हुए पूछा। आई सेड खाना खाओ। तुम्हें बहुत चिंता हो रही थी ना मेरी। अब तुम इस खाने को टेस्ट करके बताओ कि खाना ठंडा हुआ या नहीं। लेकिन मैं कैसे खा सकती हूँ, ये तो तुम्हारे लिए बना है। तुम एक काम करो, इसे फूंक फूंक कर खाओ, तुम्हारा मुंह नहीं जलेगा। आशी ने क्यूट से मुंह बनाकर कहा। आशी की बात सुनकर क्रिश ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम इस खाने को खाने में इतना नाटक क्यों कर रही हो? कहीं इसमें कुछ जहर वहर तो नहीं डाला? जहर? और नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कान्हा जी की कसम, मैंने तो इसमें सिर्फ मसाले डाले हैं। तुम्हें यकीन नहीं होता? रुको, मैं खा कर दिखाती हूँ। कहते हुए आशी ने बड़ी ही मासूमियत से एक चम्मच खिचड़ी उठाई और जल्दी से मुंह में डाल लिया। की चीख आशी के मुंह से निकली और वो जल्दी से अपने मुंह में हवा को इनहेल करने लगी, क्योंकि उसका मुंह जल गया था। ये देखकर कृष्ण ने जल्दी से उसके मुंह में फूंक मारते हुए कहा, पागल हो क्या? आराम से नहीं खा सकती थी? मुझे कह रही थी संभल के खाऊं और खुद हड़बड़ी में खा लिया। तुम सचमुच अजीब हो। कहते हुए कृष्ण ने जल्दी जल्दी आशी के मुंह में फूंक मारना शुरू कर दिया और जल्दी से एक गिलास पानी आशी को पिलाया। आशी भी मासूमियत से पानी को पीने लगी। इस वक्त उसका चेहरा दर्द के मारे लाल हो रहा था। क्रिश अपने हाथों से उसके बालों को सहलाते हुए उसे पानी पिला रहा था। क्रिश इस वक्त आशी की जिस तरह केयर कर रहा था, यह नजारा सचमुच अनोखा था। अब आशी थोड़ा रिलैक्स हुई। क्रिश ने उसके बालों को सहलाते हुए पूछा, अब ठीक हो? हाँ की आवाज के साथ आशी ने हाँ में सर हिलाया। देखा, खाने में कुछ भी जहरीला नहीं है, आप भी खा सकते हो, लो खाओ। कहते हुए आशी ने वह चम्मच के मुंह की तरफ घुमा दिया। आशी की आंखों में और उसके मासूम चेहरे की तरफ देखते हुए क्रिश ने भी अपना मुंह खोल दिया। तभी आशी को कुछ याद आया और उसने वह चम्मच वापस कटोरी में रख दिया। आशी की इस हरकत को देखकर क्रिश उसे सवालिया नजरों से देखकर बोला, व्हाट?
वह आप इस चम्मच से नहीं खा सकते, ये झूठी हो गई, मैं दूसरी लेकर आती हूँ। कहते हुए आशी जैसे ही उसकी गोद से उठने वाली थी, कृष ने उसकी कमर पर अपने हाथ मजबूत करते हुए उसे उठने से रोक दिया और बड़े ही ठंडे लहजे में बोला, मुझे इसी चम्मच से खाना है फायरफ्लाई। लेकिन ये तो झूठा। इससे पहले आशी कुछ कह पाती, कृष ने अपनी उंगली उसके होठों पर रखते हुए कहा, तुम बहुत बोलती हो फायरफ्लाई, चुपचाप मुझे खाना खिलाओ, अपने हाथों से बिना कुछ बोले। कृष की बात सुनकर आशी मुंह बनाने लगी। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने ना चाहते हुए भी कृष को अपने हाथों से खाना खिलाना शुरू किया। कृष उसकी आंखों में देखते हुए खाने की बाइट लेता है। आशी बड़े प्यार से उसे खिला रही थी। खाने की पहली बाइट लेते ही कृष की आंखें बंद हो गई, उसे वह खाना बहुत टेस्टी लग रहा है। आशी ने कृष्ण से पूछा, कैसा लगा? ठीक है, कृष ने बिना किसी एक्सप्रेशन के जवाब दिया। कृष के मुंह से एक ठंडा ठीक है सुनकर आशी का मुंह उतर गया। बेचारी ने मन ही मन उसे कोसते हुए कहा, साइको कहीं का, इतनी मेहनत से इतनी रात को खाना बनाया और एक अच्छी सी थैंक यू भी नहीं कर सकता और ना तारीफ कर सकता है। मॉन्स्टर कहीं का। आशी का बनता बिगड़ता हुआ मुंह देखकर कृष भी उसकी मन की बातों को समझ सकता था, लेकिन हमेशा की तरह उसका चेहरा एक्सप्रेशन लेस था। अब बिना कुछ बोले आशी मुंह बनाते हुए उसे खिला रही थी। तभी कृष के होठों की साइड थोड़ी सी खिचड़ी लग गई। आशी ने बहुत केयर के साथ पास में रखे हुए एक दुपट्टे से कृष के होठों की उस जूठन को पोंछ दिया। यह एक्टिविटी कृष के लिए बहुत शॉकिंग थी। ना जाने क्यों उसे एक अपनापन सा फील होने लगा। कृष इतना तो जानता था कि आशी बहुत मासूम है, लेकिन इतनी केयरिंग भी है, ये उसे अब समझ आया। धीरे धीरे कृष के सामने आशी का मासूम चेहरा, उसकी हरकतें घूमने लगी। उसका दिल भर आया, लेकिन उसने किसी तरह अपने इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश की, जिसमें वह कामयाब भी हुआ। आज तक शायद ही किसी ने कृष की इतनी केयर की होगी। कृष ने आशी की तरफ देखते हुए कहा, तुम भी खाओ। लेकिन मैंने तो डिनर कर लिया है, मेरा पेट फुल है। आशी ने कृष को बताया, सो व्हाट, एक बार फिर कर लो। वैसे भी तुम्हें देखकर लगता है तुम्हें एनर्जी की बहुत जरूरत है मुझे झेलने के लिए। है। आशी कंफ्यूजन से उसे देख रही थी। कृष ने कठोर आवाज में कहा, सोचो मत, छोटे से दिमाग पर जोर पड़ेगा, चुपचाप डिनर करो। ठीक है, तुम खाओ, मैं चम्मच लेकर आती हूँ। कहते हुए आशी एक बार फिर उसकी गोद से उठने के लिए होती है, तभी कृष उसे दोबारा अपनी गोद में बिठाते हुए बोला, तुम बार बार यहाँ से उठने की कोशिश क्यों कर रही हो? अगर दोबारा ये कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुपचाप इसी चम्मच से खाओ, समझ गई? कृष ने इन शब्दों को थोड़ा डांटते हुए लहजे में कहा था। ये तो तुम्हारी झूठी चम्मच है, मैं इससे नहीं खाऊंगी, मुझे गंदा लगता है। आशी ने मुंह बनाते हुए कहा। आशी की बात सुनकर कृष का चेहरा सर्द हो गया। कृष ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें मेरी झूठी चम्मच से घिन आ रही है? मैंने भी तो तुम्हारा जूठा खाया था, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? कृष की बात सुनकर आशी ने बड़ी मासूमियत से कहा, तो वह तुमने खाया था ना, मैंने थोड़ी ना कहा था कि मेरा जूठा खाओ। मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं खाऊंगी। कहते हुए आशी ने रूठ के मुंह फुला लिया। आशी का नखरा देखकर कृष हैरान रह गया। उसने आशी को लगभग डांटते हुए लहजे में कहा, आई डोंट केयर, तुम्हें खाना होगा और अब तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी। चुपचाप खाना खाओ बिना किसी ड्रामे के, समझ गई? कृष की धमकी सुनकर ना चाहते हुए भी आशी ने मुंह बनाते हुए उस चम्मच से खाना शुरू कर दिया और कृष को भी खिलाने लगी। खाना खाते हुए अचानक आशी के होठों के पास थोड़ी सी खिचड़ी लग गई। आशी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और खिलाना जारी रखा। कृष का नजर उसके होठों के किनारे लगी खिचड़ी पर पड़ी। कृष इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी वह उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। कृष चाहकर भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और अगले ही पल उसने अपने होंठ आशी के होठों के उस किनारे पर रख दिए और अपने होठों से उस खिचड़ी के दाने को लिक कर लिया। आशी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था। उसने जब कृष की यह हरकत देखी, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अगले ही पल उसने कृष के सीने पर हाथ रखकर खुद से दूर किया और गुस्से में अपनी आंखें बड़ी करते हुए, गुस्सा जताते हुए कहा, ये क्या बदतमीजी है, तुम ऐसा क्यों करते हो मेरे साथ? आशी की इस हरकत पर कृष उसे देखने लगा। क्या आशी के इस रिस्पॉन्स से कृष को आएगा गुस्सा? क्या जवाब देगा कृष आशी के इस सवाल का? इनके बीच की दीवार बस हटने ही वाली है। जानने के लिए सुनते रहिए मेरा साया साइको। ऐसी ही डार्क रोमांटिक कहानी आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। अब आगे, वाइल्ड कृष और सॉफ्ट लिप्स। ये क्या बदतमीजी है, तुम ऐसा क्यों करते हो मेरे साथ?
आशी की इस हरकत पर क्रिश उसे देखने लगा, फिर अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लेकर बोला, योर लिप्स आर सो अट्रैक्टिव फायरफ्लाई, ये मुझे अपने तरफ खींचते हैं। अब मैं और कंट्रोल नहीं करना चाहता। आई नो ये तुम्हारे लिए थोड़ा अजीब है, लेकिन तुम्हें अब इसकी आदत डालनी होगी। डोंट से एनीथिंग। आशी की आंखों पर अपने हाथ रखकर, नाउ क्लोज योर आइज एंड फील इट जस्ट लाइक मी, कहते हुए उसने आशी को तुरंत फ्लिप करके अपनी गोद में अपने सामने बिठा लिया। अब दोनों के सीने एक दूसरे के बहुत करीब थे और रह रहकर आपस में छू रहे थे। आशी के दोनों पैर क्रिश की कमर में लिपटे हुए थे। इससे पहले आशी कुछ समझ पाती, क्रिश ने अपना एक हाथ उसके सर के पीछे होल्ड किया और दूसरे से उसकी कमर को पकड़कर अपने करीब करते हुए उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। आशी कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पाई। क्रिश उसके होठों को अपने मुंह में भरकर उन्हें किस करने लगा। वह बहुत ही प्यार से और सॉफ्ट तरीके से किस कर रहा था, वाइल्ड क्रिश ऐसा प्यार पहली बार कर रहा था। आशी उसकी इस हरकत से हैरान थी और वह कोई भी एक्शन नहीं ले रही थी। क्रिश उसके होठों को बहुत ही प्यार से चूमते उसकी कमर को सहलाते हुए पीछे की तरफ गया और उसकी पीठ को सहलाना शुरू कर दिया। आशी उसके किस से हैरान थी। क्रिश लगातार उसके होठों को चूमते पूरे बदन को फील कर रहा था। अचानक क्रिश का हाथ अपनी पर्सनल जगह पर महसूस कर आशी अपने होश में आई और क्रिश को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन क्रिश ने अपने दूसरे हाथ से उसके सर को बहुत अच्छे से होल्ड किया था। आशी उसे खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। क्रिश उस पर अपना काबू पा चुका था। वह अपने होठों से उसके मुंह के कोने कोने को फील करने लगा। अब आशी की आहें निकल रही थी लेकिन उसके मुंह में ही रह जा रही थी। क्रिश लगातार उसकी नर्म त्वचा का फील ले रहा था। लगभग 10 मिनट तक आशी को लगातार किस करने पर आशी की सांसें फूलने लगी। क्रिश का उसके होठों को छोड़ने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन ना चाहते हुए भी उसने उसके होठों को आजाद किया और अपने होठ आशी की गर्दन पर रख दिए और धीरे धीरे किस करते हुए नीचे आने लगा, जिससे आशी के शरीर में बिजलियां सी दौड़ गई। अपने होंठ आजाद पाकर आशी ने आहें भरते हुए कहा, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम? मत करो, दर्द हो रहा है। आशी अब तक मचल उठी थी। उसने ऐसा मीठा दर्द पहली बार फील किया था। नहीं फायरफ्लाई, ये तुम्हें आज नहीं तो कल करना ही होगा। जस्ट फील दिस मोमेंट एंड एंजॉय। क्रिश आशी की गर्दन और गले पर किस करता हुआ अपनी सांसों से गुदगुदी कर रहा था और पैशनेट हो चुका था। प्लीज धीरे करो, दर्द हो रहा है। फायरफ्लाई, योर बीटीएस आर वेरी सॉफ्ट, आई वॉन्ट टू सी देम, बट लेटर, क्योंकि अब तो ये मेरे ही है, कहते हुए क्रिश ने आशी के कानों पर बाइट कर दिया। साइको छोड़ो, मुझे अजीब लग रहा है। आशी की बात सुनकर क्रिश उसके नेक से अपना चेहरा निकालकर आशी के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, एक बात बताओ, तुम कितने साल की हो? तुम क्या करोगे जानकर? मुझे नहीं बताना, छोड़ो मुझे, आशी ने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। आशी की बात सुनकर क्रिश का चेहरा गंभीर हो गया। हालांकि उसे पहले ही पता था कि आशी 18 साल की है, लेकिन एक बार वह कंफर्म करना चाहता था। छोड़ो, क्या कर रहे हो, दर्द हो रहा है, कहते हुए आशी अपने हाथों से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। क्रिश उसकी कमर पर अपनी पकड़ कस करीब करते हुए बोला, मुझे सवाल के बदले सवाल नहीं चाहिए, जवाब दो, कितने साल की हो? 18 साल। गुड, ध्यान से सुनो, तुम अब पूरी तरह से तैयार हो और अब तुम्हारे साथ यह होना नॉर्मल है। मैं जो कर रहा हूं इससे तुम्हारी बॉडी जल्दी ग्रो होगी, इसलिए अब तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी। मैंने तुमसे पिछली बार कहा था, अब हम लोग प्रैक्टिकल शुरू करेंगे और आज से प्रैक्टिकल शुरू हो चुका है। मैं तुम्हें गर्ल्स की बॉडी के बारे में सब समझाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानती। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, बहुत जल्द तुम सब सीख जाओगी, कहते हुए क्रिश बड़े प्यार से उसके होठों को चूम लेता है। क्रिश की बात सुनकर आशी मुंह बनाते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं सीखना तुमसे, छोड़ो मुझे अजीब लग रहा है। नो फायरफ्लाई, तुम्हें ये सीखना होगा, तभी तो तुम मुझे बर्दाश्त करने लायक बनोगी। बस तब तक मुझे खुद को कंट्रोल करना है, क्रिश ने एक शातिर मुस्कान के साथ कहा। तो आशी ने पूछा, तुम्हें बर्दाश्त करना होगा, कहने का मतलब क्या है तुम्हारा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वही तो तुम्हें समझाना है फायरफ्लाई, बट यू डोंट वरी, बहुत जल्द तुम समझ जाओगी। बस तुम इतना समझ लो, अब तुम्हें मेरे टच की आदत डालनी होगी। अब मैं रोज आऊंगा तुमसे मिलने और हर रोज कुछ सिखाऊंगा। अब तुम अपनी क्लासेज के लिए तैयार रहो, कहते हुए क्रिश एक फिर उसे डीप किस करता है, जिसके कारण आशी के शरीर में एक कर्ट सा दौड़ जाता है। मैं किसी की नहीं हूं, तुम लोग पागल हो। वहां उस युवान खन्ना ने परेशान किया हुआ है, और यहाँ तुम, मैं किसी की प्रॉपर्टी नहीं हूं, मैं किसी की नहीं हूं, ना तुम्हारी ना उसकी,
मैं अपनी हूं, सिर्फ अपनी, तुम लोग दूर रहो मुझसे। आशी ने गुस्से में कहा। युवान खन्ना? कौन युवान खन्ना? क्या कह रहा था वह तुमसे? कहते हुए कृष के चेहरे के भाव गंभीर और कठोर हो गए। इस वक्त उसका चेहरा देखकर बताया जा सकता था कि वह गुस्से में आ चुका है। बोलो, क्या कह रहा था वह तुमसे? कहते हुए कृष ने आशी के गालों को सहलाया। वह कह रहा था, मैं उसकी हूं, वह मुझे गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। कल सुबह उसे जवाब देना है, लेकिन अथर्व भैया ने कहा वह अच्छा लड़का नहीं है, मेरे साथ गलत करना चाहता है। आशी की बात सुनकर कृष का चेहरा हद से ज्यादा सर्द हो गया। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन डार्क हो गए। उसने आशी के चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा, क्या तुम उसे पसंद करती हो? क्या जवाब देने का सोचा है तुमने? मुझे नहीं पता पसंद वसंत क्या होता है। अथर्व भैया ने कहा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अच्छे नहीं होते। वह मुझे छूना चाहता है, जैसे तुम छू रहे हो। इसका मतलब तुम भी अच्छे नहीं हो, तुम जाओ यहां से। आशी की बात सुनकर कृष को अजीब लगा। हालांकि उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने किसी तरह खुद को कंट्रोल करते हुए पूछा, तुम जानती हो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या होता है? सुनो फायरफ्लाई, बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वही करता है जो मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूं। इसके आगे भी बहुत कुछ करता है जो मैं तुम्हें धीरे धीरे सिखा दूंगा। अब तुम्हें मेरी टच की आदत डाल लेनी होगी। तुम्हारे साथ यह सब सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, मेरे अलावा तुम्हारे साथ यह सब कोई नहीं कर सकता, समझ गई तुम? कल युवान खन्ना तुमसे पूछेगा तो तुम उसे जवाब देना कि तुम्हारा पहले ही बॉयफ्रेंड है और तुम उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, समझ गई? बॉयफ्रेंड? क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो? लेकिन मैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं जानती। आशी ने कहा। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मेरा नाम जानने की, तुम सिर्फ इतना जान लो मैं तुम्हारा साइको सैया हूं और अब हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह रहेंगे। तुम्हारे साथ मैं जो कर रहा हूं ये करने का हक सिर्फ मुझे है। तुम अब किसी और को अपनी बॉडी छूने नहीं दे सकती। Only I can touch you wherever I want, no one has this right except me, समझ गई तुम? कृष ने कठोर आवाज में कहा। तो आशी मायूसी से बोली, हाँ समझ गई, अब छोड़ो मुझे। आशी की बात सुनकर कृष ने अपने हाथ उसकी टी शर्ट से बाहर निकाले और आशी के होठों पर एक बार फिर अपने होंठ रखकर उसे किस करने लगा। लगभग 5 मिनट बाद उसने उसके होठों को चूम छोड़ा। कृष की नजर घड़ी पर पड़ी जिसमें इस वक्त रात के लगभग 1:30 बज रहे थे। फिर आशी के बालों को ठीक करते हुए बोला, रात बहुत हो चुकी है फायरफ्लाई, अब सो जाओ, मैं चलता हूं, कल फिर आऊंगा। कहते हुए उसने आशी को अपनी गोद से उतारकर बेड पर बिठाया। फिर उठकर चलने को हुआ, तभी उसे कुछ याद आया और वह आशी की तरफ घूमकर उसे देखते हुए बोला, दूसरे लड़कों से दूर रहना फायरफ्लाई। कहकर उसने आशी के माथे पर किस किया। आशी उसके इस तरह करने से हैरान थी और गुस्सा हो रही थी, पर बेचारी कुछ कर नहीं सकती थी। कृष उठकर खड़ा हुआ और अपने खाए हुए बाउल को एक नजर देखकर चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लाते हुए उस कटोरी से चम्मच लेकर उसे किस करते हुए बोला, वैसे खाना बहुत टेस्टी था, कल से एक्स्ट्रा डिनर बनाना, मैं यही खाऊंगा, अब मैं चलता हूं। कहकर मुस्कुराते हुए उस चम्मच को लेकर वहां से चला गया। कृष के जाने से आशी मुंह बनाते हुए उसे देखती रह गई और कोसते हुए बोली, चोर कहीं का, चम्मच भी ले गया। तभी आशी को अपनी बॉडी में थोड़ा दर्द महसूस हुआ। उसने टी शर्ट के ऊपर से ही सीने को सहलाते हुए कहा, साइको कहीं का, मुझे कितना दर्द हो रहा है। इधर दूसरी तरफ कृष मुस्कुराते हुए उस चम्मच को देखते हुए अपनी कार में आकर बैठ गया। इस वक्त कृष के चेहरे पर वह मुस्कान इतनी प्यारी लग रही थी कि अगर कोई देखता तो हैरान हो जाता। हर वक्त कठोर चेहरा लेकर घूमते हुए इंसान के चेहरे पर यह प्यारी सी मुस्कान बहुत अच्छी लग रही थी। कृष कार में बैठकर लगातार उस चम्मच को देख रहा था, फिर अपना सर कार की बैक सीट पर टिकाकर अपनी आंखें बंद करके आशी को याद करने लगा। फायरफ्लाई, तुम बहुत मासूम हो और तुम्हारी यही मासूमियत मुझे तुम्हारी तरफ खींच रही है। क्या होगा जब माफिया से कांटेक्ट रखने वाले युवान का सामना होगा माफिया किंग से? और क्या होगा जब रॉकी और कृष को पता चलेगा कि दोनों कर बैठे हैं एक ही लड़की से प्यार? जानने के लिए सुनते रहिए मेरा साया साइको, प्यार या भाइयों के बीच दरार, फेस ऑफ। यूं ही सोचते सोचते कृष अपने विला तक पहुंच गया। वह कार से निकलकर अपने कमरे में जाता है। कृष कमरे में आकर सीधा वॉशरूम जाता है और शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। इस वक्त भी उसके हाथ में वह चम्मच थी जिसे आशी के लबों को छुआ था। शावर का ठंडा ठंडा पानी कृष के ऊपर गिर रहा था और आंखें बंद करते हुए उसे आशी का मासूम चेहरा नजर आने लगता है, जिसे याद करके उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी।
उसे आशी का केयर करना, उसका भोलापन और मासूम बातें याद आ रही थी, जिस तरह उसने कहा था कि खाली पेट नहीं सोना चाहिए वरना बुरे सपने आते हैं। तुम इतनी इनोसेंट क्यों हो फायरफ्लाई? तुम्हारी यह मासूमियत मुझे तुम्हारी तरफ खींचती है। मुझे नहीं पता तुमने मुझ पर क्या जादू कर दिया है, क्यों तुम्हारे करीब आकर मैं सॉफ्ट हो जाता हूँ। क्यों मेरा गुस्सा तुम्हें देखते ही छूमंतर हो जाता है। मुझे नहीं पता मैं अपनी इतनी इंपॉर्टेंट डील छोड़कर तुम्हारे पास दौड़ा हुआ क्यों चला आया। बस इतना जानता हूं, मैं अब तुमसे दूर नहीं रह सकता। तुम्हारे करीब आकर मुझे तुम्हें छूने की चाहत होती है, यह जानने के बावजूद कि मैं एक पल में तुम्हें हासिल कर सकता हूं। तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने का जी नहीं चाहता, तुम्हें पाना चाहता हूं लेकिन हट नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं तुम मुझे खुद अपने करीब आने की इजाजत दो, और इस इंतजार में भी एक अलग ही मजा है। अब तुम्हारे अलावा किसी और को देखने का जी नहीं चाहता। ये सब सोचते हुए क्रिश शावर से बाहर निकल आया और क्लोजेट में जाकर अपनी नाइटी ड्रेस पहनी। क्रिश को इनसोम्निया है, मतलब नींद ना आने की बीमारी, इसलिए हमेशा की तरह वह बस अपनी आंखें बंद करके हैंडरेस्ट पर अपने सर को टिकाकर आशी के बारे में सोच रहा था। उसने आशी के साथ जो वक्त बिताया उसे याद कर रहा था। उसके खाने के स्वाद से लेकर आशी के होंठों के स्वाद तक, आशी की किस से लेकर उसकी सॉफ्ट बॉडी को टच करने तक, वो सब याद करके उसके चेहरे पर मुस्कान और दिल में गुदगुदी होने लगी थी। उसने ये सब अनगिनत लड़कियों के साथ कर रखा था लेकिन इस तरह प्यार से नहीं। यह फीलिंग उसके लिए नई थी जिसे उसने पहली बार महसूस किया था। आशी के ख्यालों में क्रिश कुछ इस कदर खोया था कि उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि कोई उसके कमरे में दाखिल हुआ है और उसे सीने पर हाथ रखे मुस्कुराते हुए देख रहा है। तभी अचानक उसे एक फोटो क्लिक होने की आवाज आई, जिसके एहसास से क्रिश ने झट से अपनी आंखें खोली और सामने खड़े इंसान को देखकर हैरान रह गया। उसके सामने रॉकी हाथ बांधे मुस्कुराता हुआ उसे ही देख रहा था। रॉकी, तुम कब यहाँ आए? कहते हुए क्रिश उठकर सीधा बैठता है। मैं तो यहाँ तब से खड़ा हूँ जब से तुम किसी को याद करके मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। हैरानी वाली बात तो यह है कि एक बिल्ली के पैरों की आहट भी सुन लेने वाले इंसान को आज मेरे कदमों की आहट महसूस नहीं हुई। आखिर ऐसे किस खास इंसान के बारे में तुम सोच रहे हो जिसके आगे तुम्हें दुनियादारी की फिक्र नहीं है? कौन है वह लड़की? जरा मैं भी तो जानूं, जिसने मेरे भाई के ख्यालों पर अपना कब्जा किया हुआ है। कहते हुए रॉकी मुस्कुराता है और क्रिश के बगल में बेड पर बैठ जाता है। रॉकी की बात सुनकर क्रिश बात को संभालते हुए कहता है, व्हाट नॉनसेंस। कौन सी लड़की? तुझे कोई गलतफहमी हुई है मेरे भाई। मैं तो अपने बिजनेस के बारे में सोच रहा था। हाँ, झूठ मत बोल क्रिश, मैं सब जानता हूँ, मैंने तेरे बारे में सब पता लगा लिया है। तू अपने काम के सिलसिले में फ्लोरिडा गया था और वहां तेरे 5 दिनों के काम को 2 ही दिन में निपटा के वहां से सीधा किसी लड़की से मिलने गया। घंटों उसके साथ टाइम स्पेंड करके तू अब आया है। तुझे तो इस बात का भी ध्यान नहीं कि मैंने तुझे कितने कॉल किए, तूने रिप्लाई करना तो दूर, मेरी कॉल्स को देखा भी नहीं। अच्छा बता, आखिर ऐसी कौन सी लड़की है जो मेरे भाई के ख्यालों में हमारी जगह ले रही है? आखिर मुझे भी हक है अपनी भाभी के बारे में जानने का। आखिर कौन है वह जादूगरनी जिसने मेरे भाई पर जादू चला दिया है और पत्थर दिल को पिघला दिया है? हाय, जस्ट शट अप रॉकी, तू अपने यह फिल्मी डायलॉग मुझ पर मत चिपका, मैं खुद एक एक्टर हूं। वैसे तू मुझ पे नजर रख रहा है, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू जानता है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कोई मेरा पीछा करे, क्रिश ने कठोर शब्दों से कहा। लेकिन रॉकी बिंदास होकर बोला, कम ऑन क्रिश, तू मेरा भाई है और तू अपना ये गुस्सा अपने लोगों पर दिखाना, मुझ पर नहीं। क्योंकि मैं तुझसे नहीं डरता। तू भाभी के बारे में मुझे नहीं बताना चाहता तो मत बता, ये तेरी पर्सनल लाइफ है, मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करूंगा। लेकिन एक बात कह दूं, वह जो भी लड़की है उसे अपने गुस्से से दूर रखना। कहीं ऐसा ना हो वह तुझसे प्यार करने की जगह तुझसे नफरत करने लगे। लड़कियों को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है। तू अब तक किसी सीरियस रिलेशनशिप में नहीं पड़ा, लेकिन तेरे चेहरे की मुस्कान देखकर लग रहा है कि अब तुझे सच में प्यार हुआ है। तो वह जो कोई भी है उसे प्यार से हैंडल करना। मैं नहीं चाहता तू अपने प्यार को अपने हाथों से हट करके खुद हट हो जाए। व्हाट नॉनसेंस, क्या बातें कर रहा है तू? हाँ, एक लड़की है और मुझे उसके करीब जाना अच्छा लगता है, लेकिन मुझे उससे प्यार नहीं है क्योंकि तू जानता है मुझे प्यार करना नहीं आता। आई थिंक मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ, और जिस दिन मैं उसे हासिल कर लूंगा शायद वह अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। क्रिश की बातें सुनकर रॉकी हैरान था, फिर एक पल सोचने के बाद मुस्कुरा कर बोला, व्हाट? क्रिश डेविडसन,
हॉलीवुड सुपरस्टार द ड्रैगन किंग क्रिश डेविडसन एक लड़की के पास जाता है, उसके साथ टाइम बिताता है, लेकिन उसे छूता नहीं और अब तक उसे हासिल नहीं कर पाया। क्या मैं जान सकता हूँ उसका रीजन? क्योंकि जहां तक मैं जानता हूँ, तेरे साथ लड़कियां पहली ही रात को निपट जाती है। तो इस लड़की पर मेहरबानी की वजह जान सकता हूँ। ऐसी क्या वजह है कि तूने खुद को कंट्रोल करके रखा है? क्रिश खूब कोशिश करता है अपने प्यार भरे एक्सप्रेशन छुपाने की, लेकिन शायद अपने भाई के सामने ही वो दिल की बात कर सकता था। वो बोला, अरे यार बस ऐसे ही, क्योंकि वह लड़की बहुत इनोसेंट है, नाजुक सी है, ऐसा लगता है जैसे कोई कांच की गुड़िया हो और छूने पर टूट जाएगी। वह फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में कुछ नहीं जानती और मैं उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता, बस इसलिए उसे वक्त दे रहा हूँ। और सच तो यह है कि पता नहीं क्यों मुझे उसके साथ फिजिकल होने की कोई जल्दबाजी नहीं है। उसके करीब बैठकर भी मुझे सुकून मिलता है। उसकी बेवकूफ़ी भरी बातें सुनना अच्छा लगता है। वह जब मुस्कुराती है तो मुझे भी मुस्कुराने का मन करता है। कहते हुए क्रिश एक बार फिर आशी के ख्यालों में खोने लगा था। आशी का जिक्र करते हुए उसके चेहरे और आंखों में एक चमक थी जिसे रॉकी ने देख लिया था। क्रिश की बात सुनकर रॉकी जोर जोर से हंसते हुए कहता है, ओह माय गॉड क्रिश, तू उस लड़की के बारे में इतना सोच रहा है और तू कहता है कि तू उससे प्यार नहीं करता। अरे ये प्यार नहीं तो और क्या है रे? अच्छा एक बात, क्या हर वक्त तुझे उस लड़की का ख्याल आता है? आंखें बंद करने पर उसका चेहरा नजर आता है। उसका ख्याल हर वक्त तेरे दिलो दिमाग में रहता है। काम में मन नहीं लगता, उससे मिलने की बेचैनी रहती है। क्रिश ने थोड़ा सोचकर बोला, हाँ तो क्या तेरा मन करता है उसका चेहरा देखता रहूं, उसकी बातें सुनता रहूं, उसके करीब बैठा रहूं, उसके करीब जाने के लिए दिल बेचैन रहता है? क्या उसको तकलीफ में देखकर तुझे तकलीफ होती है? तेरे दिल में कुछ चुभता हुआ सा महसूस होता है? तेरी हार्टबीट फास्ट हो जाती है? ये सब सुनता हुआ क्रिश आशी के बारे में सोचता है और उसे रसोई में उसकी उंगली कट जाना याद आता है। उस पल क्रिश उसके लिए बहुत परेशान हो गया था। उस मोमेंट को याद करके क्रिश के मुंह से अनजाने में निकल जाता है, हाँ। रॉकी फिर पूछता है, क्या उसे हंसता हुआ देखकर तेरे चेहरे पर मुस्कान आती है? क्या उसके करीब किसी और को देखकर या उसकी जुबान से किसी और का नाम सुनकर तुझे जलन होती? तेरा जी चाहता है दुनिया से छुपा कर उसे अपना बना लूं, ताकि कोई उसे देख ना पाए। उसे छूने का हक, उसे देखने का हक सिर्फ तेरा हो। हाँ बाबा हाँ, सब होता है, लेकिन तू कहना क्या चाहता है? क्रिश ने झुंझलाकर पूछा, जिस पर रॉकी ठहाका लगाकर हंस पड़ा, ओह माय गॉड भाई, इतनी सिंपल सी बात तुझे समझ नहीं आ रही? क्या ये भी मैं ही बताऊं तुझे? सुन, तुझे प्यार हो गया है। यू आर इन लव ब्रो। वह लड़की तेरे दिल में अपनी जगह बना चुकी है। हाँ क्रिश, यही प्यार है, और इस बात को तू जितनी जल्दी समझ जाएगा तेरे लिए अच्छा होगा, इससे पहले कि उस लड़की के दिल में कोई और बस जाए। क्योंकि इस दुनिया में तू अकेला नहीं है उसके आसपास। अगर वह लड़की तेरी डिस्क्रिप्शन के मुताबिक इतनी ही इनोसेंट और क्यूट है तो आई थिंक उसके आगे पीछे उसके आशिकों की लाइन लगी होगी। और तुझे अपनी जगह कंफर्म करने के लिए थोड़ा स्ट्रगल करना होगा। क्योंकि आई एम श्योर तूने उस लड़की के ऊपर भी अपना गुस्सा जाहिर कर दिया होगा और वह तुझसे कहीं ना कहीं डरती होगी, इसलिए मेरे हैंडसम ब्रदर को उसने अब तक खुद को टच भी नहीं करने दिया होगा। तो इससे पहले कि उसके दिल में कोई और बस जाए। What the fuck? क्रिश रॉकी की बात करता हुआ चिल्ला दिया। ऐसा नहीं हो सकता, वह मुझसे दूर नहीं जा सकती, मैं उसके हर आशिक को खत्म कर दूंगा। मुझे नहीं पता प्यार क्या होता है, मुझे उससे प्यार है या नहीं, मुझे नहीं पता, ओके, लेकिन वह लड़की मेरी है और मैं उसे खुद से दूर जाने वाले हर रास्ते को बंद कर दूंगा। हमारे बीच जो भी आएगा आई विल किल दैट बास्टर्ड। शी इज माइन, ओनली माइन, समझा तू? क्रिश ने गुस्से में दांत पीसते हुए टेबल पर रखे शीशे के जग को दीवार पे पटक कर फोड़ दिया। इस वक्त उसकी आंखें गुस्से में लाल थी, यह सोचकर कि आशी की जिंदगी में कोई और भी आ सकता है। क्रिश को इतने गुस्से में देखकर रॉकी ने उसे शांत कराते हुए कहा, रिलैक्स क्रिश, तू इतना हाइपर क्यों हो रहा है? देख, तू अपने गुस्से को कंट्रोल कर, समझा? वह लड़की है, कोई डील नहीं जो एक सेट नहीं हुई तो दूसरी हो जाएगी। अगर तू उससे सच में प्यार करता है तो तेरी जिंदगी में उसकी जगह कोई और नहीं ले पाएगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि तू उस लड़की को प्यार से हैंडल कर। सबसे पहले उसे खुश रख, उसे अच्छा बनके दिखा, उससे दोस्ती कर, अपने साथ कंफर्टेबल कर, क्योंकि लड़कियां प्यार से हैंडल होती है, जबरदस्ती से वह सिर्फ नफरत करती है। तू उसे जबरदस्ती अपने साथ नहीं रख पाएगा। तेरा सबसे पहला स्टेप होनी चाहिए दोस्ती।
ताकि वह अपने दिल की हर बात तुझसे खुल के करे, तुझ पर ट्रस्ट करे भाई। औरत अगर किसी से प्यार करती है तो टूट के करती है, और अगर किसी से नफरत करने पर आ जाए तो उसकी नफरत दो जहान को भी बर्बाद कर सकती है। बाकी तू खुद समझदार है। रॉकी ने बड़े ही अच्छे तरीके से क्रिश को समझाने की कोशिश की। ये सब सुनकर क्रिश सोच में पड़ गया। फिर उसने बात को बदलते हुए कहा, वैसे एक बात बता, तू प्यार पर बहुत एडवाइस दे रहा है, तुझे कभी प्यार हुआ है? कहते हुए उसके चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कान थी। यह मुस्कान क्रिश के चेहरे पर सिर्फ भाइयों के साथ आती थी। इस सवाल पर रॉकी ब्लश करते हुए बोला, प्यार का तो पता नहीं भाई, लेकिन एक लड़की मुझे भी बहुत पसंद है। उसकी सादगी, उसकी मुस्कान, उसका मासूम चेहरा मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। पता है वह बहुत काइंड हार्टेड है, बहुत सिंपल, और मैं लड़कियों के मामले में तेरी तरह नादान नहीं हूँ जो उसे डरा कर खुद से दूर करूं। इसलिए मैंने उस लड़की की तरफ अपना दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है और उसने एक्सेप्ट भी कर लिया है। व्हाट, तूने मुझे नादान कहा? तेरी इतनी हिम्मत! तू जानता है ना तू किससे बात कर रहा है? तेरी जगह ये शब्द किसी और ने इस्तेमाल किया होता तो अब तक उसकी जुबान कट चुकी होती। क्रिश ने कहा। तो रॉकी बोला, हाँ पता है, बहुत बड़ा माफिया किंग है तू, पर उससे पहले मेरा भाई है, इसलिए अपनी यह धौंस किसी और को दिखाना। कहते हुए रॉकी हंसने लगता है और क्रिश भी अपने भाई के साथ हंसने लगता है। वैसे कौन है ये लड़की जिसने मेरे भाई के दिल पर तीर चलाया है? मुझे बता, अगर वह तुझसे नहीं मानेगी तो बंदूक की नोक पर उठा लाऊंगा उसे अपने भाई के लिए। क्रिश ने बंदूक देखते हुए कहा। क्रिश की बात सुनकर रॉकी ने मुंह बनाते हुए कहा, बस बस भाई, मुझे ये जबरदस्ती वाला प्यार नहीं चाहिए। मैं अपने प्यार से उसे जीत लूंगा, उसके प्यार को हासिल करूंगा। तो अपना ये जबरदस्ती वाला प्यार अपने तक ही रख। बाय द वे, ये वही लड़की है मैंने तुझे बताया था ना जो मेरे कॉन्सर्ट में मिली थी, जिसने मेरे साथ स्टेज शेयर किया था। अरे वही जिसे मैंने समुद्र किनारे पहली बार देखा था। क्रिश ने याद करते हुए कहा, ओह डेट इंडियन गर्ल राइट? या राइट, बहुत स्वीट है। तुझे पता है वह बहुत अच्छा खाना बनाती है। जिस दिन मैंने तुझे कॉल किया था और तू बिजी था, एक्चुअली मैं एक प्रॉब्लम में फंस गया था, तो उसने ही मेरी हेल्प की थी, और इसी बहाने मुझे उसके घर जाने का मौका मिला। वो एक दोस्त के साथ रहती है। उसे अपने देश से बहुत प्यार है। इंग्लिश गाने नहीं सुनती, यहाँ तक कि मुझे पहचानती भी नहीं। उसे सिर्फ बॉलीवुड पसंद है। उसे वेस्टर्न ड्रेस और वेस्टर्न कल्चर पसंद नहीं है। अरे सबसे कमाल बात, वो बहुत अच्छा कथक डांस करती है। उसके लिए अब मैं भी कथक डांस सीखने की सोच रहा हूं ताकि उसे इम्प्रेस कर सकूं। रॉकी के मुंह से उस लड़की के सारे डिस्क्रिप्शन सुनकर एक पल के लिए क्रिश का दिल एक अनजान डर से घिर गया। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और दिल जोरों से धड़कने लगा। उसका चेहरा अब डार्क होने लगा था। उसने अपने दिल पर काबू करते हुए डार्क एक्सप्रेशन के साथ रॉकी से पूछा, इंडियन गर्ल वेस्टर्न कल्चर को पसंद नहीं करती? क्या वह अपने किसी मेल फ्रेंड के साथ रहती है? हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? वह सिर्फ उसका दोस्त है और अब वह मेरा भी दोस्त है। रॉकी ने स्माइल करते हुए कहा। अब क्रिश का दिल जोरों से धड़कने लगा था। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। वह मन में प्रे कर रहा था कि ये लड़की आशी ना हो। लेकिन रॉकी ने जो डिस्क्रिप्शन दिया था वह आशी से मिलता जुलता था। क्रिश ने देर किए बिना बड़ी हिम्मत जुटाकर रॉकी से पूछा, उस लड़की का नाम क्या है और वह करती क्या है? रॉकी ने मुस्कुराते हुए बताया, वह कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट है और उसका नाम है। क्या होगा जब सच्चाई सामने आएगी? क्या क्रिश सच में आशी के हर आशिक को मार डालेगा? जानने के लिए सुनते रहिए मेरा साया साइको टर्की युवान के नेक इरादे। इधर क्रिश अपने कानों को खड़ा करके उस लड़की का नाम जानने के लिए तैयार था। उसके मन में सिर्फ यही बात थी कि वह आशी ना हो। रॉकी ने मुस्कुराते हुए बताया, उसका नाम उसकी तरह ही बहुत प्यारा है, उसका नाम है। तभी अचानक क्रिश के दरवाजे पर राका ने, मे आई कम इन किंग कहकर दरवाजे से अंदर आने की इजाजत मांगी। दरवाजा खुला था इसलिए राका दहलीज पर ही खड़ा था और अपने किंग के ऑर्डर का इंतजार कर रहा था। राका की आवाज सुनकर दोनों भाइयों की नजर दरवाजे पर गई। इससे पहले क्रिश कुछ कह पाता रॉकी ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह राका, तुम्हें अंदर आने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं है, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ और देखो क्रिश को प्यार हो गया है। रॉकी की बात सुनकर राका ने हैरान होते हुए झटके से क्रिश की तरफ देखा। ये बात उसके लिए किसी सदमे से कम नहीं थी, प्यार, और वह भी एक मॉन्स्टर को। राका की नजर जैसे ही क्रिश की नजरों से मिली, क्रिश की नजरों की तपिश अपने चेहरे पर बर्दाश्त कर उसने वापस अपनी आंखें नीचे कर ली।
राका अब तक दरवाजे पर ही खड़ा था क्योंकि वह क्रिश के ऑर्डर के बिना वहां से हिल नहीं सकता था, चाहे ऑर्डर देने वाला कोई भी हो। रॉकी की बात सुनकर क्रिश ने घूरकर रॉकी को देखा और बोला, What the hell are you saying, रॉकी? Do you think it's funny? तुम जानते हो मुझे ऐसा बचपना पसंद नहीं है। कहते हुए क्रिश के चेहरे के एक्सप्रेशन कठोर थे। क्रिश की बात सुनकर रॉकी ने अपना चेहरा नॉर्मल करते हुए कहा, सॉरी क्रिश, मुझे लगा राका को बताना चाहिए, वह हमारा दोस्त है। अगर तुम्हें बुरा लगा तो सॉरी। कहते हुए रॉकी ने अपना चेहरा मायूस कर लिया। क्रिश उसे कठोर एक्सप्रेशन के साथ देखते हुए कड़क आवाज में बोला, भले ही वह मेरा दोस्त है लेकिन इस वक्त वह ड्यूटी पर है और दोस्ती का मतलब यह नहीं कि बेवकूफी भरी हरकतें करें। जो बात जितनी जिसके लिए जानना जरूरी है वह उतना ही जाने तो अच्छा होगा। इसलिए खबरदार जो आज के बाद फालतू की बातें की। फिलहाल मुझे अपने बिजनेस के सिलसिले में कुछ डिस्कशन करना है, तू जा सकता है। क्रिश की कठोर बात सुनकर रॉकी मायूस चेहरा लेकर वहां से जाने लगा। राका भी तिरछी नजरों से रॉकी को जाते हुए देख रहा था, लेकिन क्रिश के आगे उसकी बोलने की हिम्मत नहीं थी। रॉकी के जाने के बाद क्रिश ने कठोर आवाज में राका से कहा, कम इन एंड टेल मी। काम हुआ। ऑर्डर पाकर राका ने दरवाजा बंद किया और क्रिश को बड़े ही खुफिया तरीके से बताया, यस किंग, सारा काम हो गया, डीलिंग हो गई, लेकिन एक प्रॉब्लम है। मुझे पता चला है कि कोई है जो हमारे धंधे पर नजर रख रहा है और हमारी गैंग में उसके कुछ लोग मिले हुए हैं, लेकिन वह कौन है अभी पता नहीं चला। अगर ऐसा है तो उसके बारे में पता करो और ये जानने की कोशिश करो कि हमारे बीच कौन गद्दार है। क्रिश ने कमांडिंग टोन में कहा, नाउ यू कैन गो। जी किंग। कहकर राका जैसे ही उस कमरे से बाहर निकलने को हुआ, क्रिश को कुछ याद आया। उसने राका को रोकते हुए कहा, स्टॉप एंड लिसन केयरफुली, मुझे किसी के बारे में पता लगाना है। क्रिश ने अपनी वॉच में टाइम देखा, इस वक्त सुबह के 5 o'clock बज रहे थे। क्रिश ने राका से कहा, दोपहर 12 o'clock बजे तक का वक्त है तुम्हारे पास, मुझे पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। जी किंग, काम हो जाएगा। राका ने क्रिश को विश्वास दिलाया। गुड, और पिछली बार जो काम दिया था वह पूरा हुआ? उस लड़की के बैकग्राउंड के बारे में पता चला? क्रिश ने राका से पूछा। नो किंग, हमारे पास जो पिछली इंफॉर्मेशन थी हमें उतना ही पता चला कि वह लड़की अनाथ है। 5 साल की उम्र में वह उस अनाथ आश्रम में आई थी, उससे पहले की कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिली। ऐसा लग रहा है जैसे उसकी इंफॉर्मेशन को छुपाने के लिए बहुत काम किया गया है। कोई है जो नहीं चाहता कि उसके बारे में किसी को पता चले, और इस बात का पूरा डाउट है कि वह कोई पावरफुल इंसान है। वैसे वह इनोसेंट है, किसी की जासूस नहीं है, लेकिन उसका बैकग्राउंड क्लियर नहीं है, उसकी लाइफ में कुछ राज तो जरूर है। राका ने जवाब दिया। ये सुनकर क्रिश कुछ सोचने लगा, फिर एक लंबी गहरी सांस लेकर बोला, आई डोंट केयर राका। मुझे उस लड़की की हर डिटेल चाहिए, तुम लगे रहो, मुझे उसका पास्ट जानना है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? उसके माँ बाप नहीं है, भाई बहन नहीं है, और कोई उसका पास्ट छुपाने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत अजीब है, कोई उसका पास्ट छुपाने की कोशिश क्यों करेगा? क्या उसके पास्ट में कुछ ऐसा है जो उसकी लाइफ को इफेक्ट कर सकता है? और कोई इसे छुपाने में इतनी मेहनत क्यों करेगा? कुछ है जो आंखों के सामने है, लेकिन समझ नहीं आ रहा। क्रिश ने एक और गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, तुम जाओ, और फिलहाल मैंने तुम्हें जो काम दिया है, मुझे वह दोपहर 12 o'clock बजे तक चाहिए, अभी तुम जाओ। क्रिश का ऑर्डर पाकर राका वहां से निकल गया। क्रिश बालकनी में जाकर आसमान को देखते हुए खुद से बोला, ये एक नई सुबह का आगाज है फायरफ्लाई, जो हमारे रास्तों को जोड़ने वाला है। आखिर ऐसा क्या है तुम्हारे पास्ट में जो छुपाया जा रहा है? मुझे तुम्हारे बारे में सब जानना है। आई होप कि तुम धोखेबाज ना हो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। कहते हुए क्रिश के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन उसकी आंखें गंभीर थी, उसके आसपास का ऑरा ठंडा था। इधर दूसरी तरफ रॉकी क्रिश के कमरे से पैर पटकते हुए अपने कमरे में आया और मुंह बनाते हुए जोर से दरवाजे को बंद किया और खुद में बड़बड़ाते हुए बेड पर पेट के बल गिर गया और बोला, हो समझता क्या है अपने आप को? बहुत बड़ा माफिया है। अबे माफिया होगा अपने घर का, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बच्चा बोलने की? क्या मैं बेवकूफी भरी और बचकानी हरकतें करता हूँ? खुद तो जैसे बहुत बड़ा एडल्ट है। एडल्ट तो है ही, पूरे 28 साल का। धीरे धीरे हो रहा है बेचारा, ये सब बुढ़ापे का असर ही है। ऊपर से अभी तक उसकी शादी नहीं हुई, दिमाग तो खराब होगा ही। उसे बेवकूफी भरी हरकतों की जरूरत है। आज जैसे मुस्कुरा रहा था, ऐसी मुस्कान की जरूरत है। ओ गॉड प्लीज उसके चेहरे पर मुस्कान बनाए रखना। रॉकी फिर हाथ जोड़कर ऊपर देखते हुए कहता है, हे प्रभु, मेरे परमात्मा, मेरी तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है
ये क्रिश का बच्चा अपने आप को बहुत बड़ा एडल्ट और समझदार समझता है, मुझे बेवकूफ और बचकानी हरकतें करने वाला कहता है। मेरी दुआ है तुमसे, उसे एक ऐसी लड़की से प्यार हो जाए जो बचकानी हो, बेवकूफ, मासूम और भोली हो, जिसे क्रिश की पैम्परिंग की जरूरत पड़े। ओह मेरे यीशु, मैं ये दिन देखने के लिए बेकरार हूँ कि मेरा खड़ूस भाई उसे पैम्पर करता हुआ कैसा लगेगा। जो हमारे नखरे नहीं उठाना चाहता वह अपनी बीवी के नखरे उठाए, हमें अपने गुस्से से डराता रहता है। मेरे प्रभु, उसे ऐसी बीवी देना जिसके गुस्से से वो डरे, उसे एक बहुत ही स्वीट लड़की से प्यार कराना जिसके लिए वह कुछ भी करने के लिए तैयार हो, जिसे वह चाहकर भी तकलीफ में ना देख सके, जिसके आगे आते ही उसका सारा गुस्सा छूमंतर हो जाए, ताकि मेरा भाई सच में जीना सीख जाए। उसे ऐसी लड़की देना जो उसकी जिंदगी खुशहाल बना दे, खुशियों और मुस्कान से भर दे। और प्लीज उसकी जल्दी शादी करा दो भगवान, ताकि मैं भी शादी कर सकूं, वरना लोग क्या कहेंगे। बड़ा भाई कुंवारा है और छोटे ने शादी कर ली। इधर आशी के अपार्टमेंट में हमेशा की तरह तैयार होकर आशी कॉलेज के लिए निकल रही थी। आज उसने प्लेन व्हाइट अनारकली सूट विद लॉन्ग स्लीव्स, लेगिंग और मैचिंग दुपट्टा ले रखा था, जिसके चारों तरफ से गोटे का वर्क था और रेड हॉट शेप के प्रिंट छपे थे। आगे के थोड़े से बालों को ट्विस्ट करके उसने पीछे क्लिप से सेट कर रखा था और पीछे थोड़े से बालों को कली किया हुआ था। हमेशा की तरह हाथों में चूड़ियां, होठों पर लाइट पिंक लिप बाम, आंखों में काजल, कानों में सिंपल छोटे ईयररिंग। यही आशी का डेली मेकअप रूटीन था। वो सादगी में भी कहर लगती थी क्योंकि उसके चेहरे की मासूमियत ही उसका पूरा मेकअप कर देती थी। कॉलेज आकर वह अपने दोस्तों से मिली। दिन भर उसने क्लासेस अटेंड किए। हमेशा की तरह युवान खन्ना क्लास में लेट आया, लेकिन आशी ने उसे पूरी तरह से इग्नोर किया। वह आशी के पीछे दूसरी लाइन में बैठा और वहीं से आशी को देखकर मन ही मन आहें भरता रहा, क्यूटी अब और कितनी जान लोगी। हर दिन एक नई अदा दिखाती हो, दिल पर बिजलियां गिराने का इरादा है क्या। कहते हुए युवान खन्ना आशी को ही स्कैन कर रहा था। उसने ये बातें हिंदी में कही थी, इसलिए आशी और नताशा के अलावा इस बात को किसी ने नहीं समझा था। नताशा और आशी एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे, लेकिन उन्होंने इस बार भी युवान खन्ना को इग्नोर किया। युवान खन्ना आशी से बात करना चाहता था, लेकिन उसे सही वक्त नहीं मिल रहा था। क्लास खत्म होते ही लेक्चरर के जाने के बाद आशी और नताशा जल्दी से बाहर निकलने लगे। तभी युवान ने उनका रास्ता रोक लिया और आशी से पूछा, सो क्यूट गर्ल, व्हाट हैव यू थॉट अबाउट माई प्रपोजल? बोलो, क्या फैसला है तुम्हारा? चलो अब जल्दी से हाँ बोल दो यार। युवान मन ही मन खुश था। उसे पूरी उम्मीद थी कि आशी उसे मना नहीं करेगी। आशी ने युवान की इस हरकत पर उसे आंख दिखाते हुए कहा, युवान, ये क्या बदतमीजी है? रास्ता छोड़ो मेरा। मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती। मैं ऐसे कैसे तुम्हारा रास्ता छोड़ दूं? क्यूटी, पहले मुझे जवाब तो दो। मैंने कल तुमसे कुछ पूछा था, मेरे प्रपोजल का जवाब दो और जवाब हाँ में होना चाहिए, क्योंकि युवान खन्ना को ना सुनने की आदत नहीं है। युवान की बातों में धमकी साफ नजर आ रही थी और उसके चेहरे पर एक ईविल स्माइल थी। युवान की बात सुनकर आशी ने मुंह बनाते हुए कहा, मैंने अपना जवाब पहले ही तुम्हें दे दिया है। अगर तुम्हें बार बार एक ही जवाब सुनने का शौक है तो एक बार और सुन लो, मेरा जवाब ना है। मैं यहाँ पढ़ने आती हूँ, फालतू का टाइम पास करने नहीं। मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा होगा तुम अपने लिए कोई और लड़की ढूंढ लो। आई थिंक तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया और इस जवाब को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो, क्योंकि मैं भी एक ही बात को बार बार दोहराने का शौक नहीं रखती। अब मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे लेट हो रहा है। कहते हुए आशी बिना युवान की कोई बात सुने नताशा का हाथ पकड़कर वहां से निकल जाती है। उसके पीछे पीछे कैथी और जॉश भी निकल जाते हैं। पीछे से युवान गुस्से में दांत पीसता हुआ रह जाता है और अपने आप से कहता है, आज तक किसी ने मुझे रिजेक्ट नहीं किया। ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती होनी चाहिए क्यूटी। मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा, क्योंकि मुझे तुम में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट है। तुम जितना मुझे मना करोगी, तुम्हें पाने के लिए मेरा जुनून उतना ही बढ़ता जाएगा। अच्छा होगा तुम प्यार से मेरी बातें मान लो, वरना तुम मुझे जबरदस्ती करने पर मजबूर कर दोगी। युवान खन्ना ने अगर किसी चीज को पाने की ठान ली, तो वह चीज उसे मिलकर ही रहती है, नहीं तो मैं उसे बर्बाद कर देता हूं। कहते हुए युवान खन्ना के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। कॉलेज के बाहर आशी अपने बाकी दोस्तों से मिलती है। अथर्व यह जानकर बहुत खुश था कि आशी ने साफ साफ युवान खन्ना को मना कर दिया। अथर्व ने एक बार फिर आशी को संभल कर रहने के लिए कहा, क्योंकि वह जानता है युवान खन्ना कितना घटिया इंसान है। आशी ने भी मुस्कुराकर अथर्व से कहा, आप चिंता मत कीजिए भैया, मैं इतनी भी कमजोर नहीं हूं।
मुझे नहीं पता युवान खन्ना मुझसे क्या चाहता है, लेकिन अगर आपने मुझे उससे दूर रहने के लिए कहा है तो मैं आपकी बात जरूर मानूंगी। इतना कहकर वह लोग पढ़ाई के बारे में डिस्कस करने लगे। शाम होने पर सभी अपने अपने घर के लिए निकल गए। आशी भी अपनी पार्ट टाइम जॉब के लिए कैफे के लिए निकल गई। हमेशा की तरह शाम को वह जॉब से वापस आई। इस वक्त रात के लगभग 9 o'clock बज रहे थे। उसने जब तक डिनर तैयार किया, समर भी अपनी पार्ट टाइम जॉब से आ चुका था। दोनों ने साथ मिलकर डिनर किया और डांस की प्रैक्टिस भी की, क्योंकि कल ही डांस कंपटीशन है। आशी रह रहकर घड़ी के ऊपर टाइम देख रही थी, क्योंकि कृष ने कहा था वह आने वाला है। कहीं ना कहीं उसे कृष से डर लग रहा था। रात के 10 o'clock बजे से लेकर 12:30 बजे तक दोनों ने प्रैक्टिस की। आशी जानती थी कि अब कृष के आने का टाइम हो गया है, इसलिए वह कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। समर से वह आराम करने के लिए कहकर अपने कमरे में चली गई। क्या रोज की तरह कृष आएगा? क्या आशी के दिल में भी कृष के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बनने लगा है? आशी का नाम जो रॉकी कृष को बताता हुआ रह गया। कब होगा इस बात का खुलासा कि दोनों भाई करते हैं एक ही लड़की से प्यार? जानने के लिए सुनते रहिए मेरा साया साइको, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और इंटीमेसी। रात के लगभग 1:30 बजे आशी के कमरे में कृष दाखिल हुआ। उसके हाथ में कुछ सामान था जिसे उसने टेबल पर रखा और उसकी नजर मासूम सी सोती हुई आशी पर पड़ी, जो दुनिया भर की मासूमियत लिए तकिए के अंदर मुंह घुसाकर सोई थी। उसके चेहरे पर छोटे छोटे बाल बिखरे हुए थे। आज उसने कुत्ते बिल्ली के प्रिंट वाली लॉन टी शर्ट और लॉन पजामा पहन रखा था। हमेशा की तरह सोते वक्त टी शर्ट के अंदर कुछ भी नहीं पहना था। ब्लैंकेट को लात मारकर नीचे गिरा दिया था और अपना एक पैर दूसरे तकिए के ऊपर रखकर बिल्कुल किसी मासूम बच्चे की तरह अस्त व्यस्त हालत में सोई हुई थी। कृष आशी के बगल में बैठकर एकटक उसकी मासूमियत को निहार रहा था। फिर उसके बालों को उसके कानों के पीछे करते हुए अपने आप से बोला, फायरफ्लाई, हाउ कैन समवन बी सो इनोसेंट? ना जाने क्यों तुमसे मिले बिना चैन नहीं आता। अब तो जी करता है तुम्हें अपने पास कैद कर लूं और तुम्हारी इस जगमगाहट को हर पल देखूं। फिर कुछ सोचकर खुद को रोक लेता हूं, लेकिन कब तक रोक सकता हूं नहीं जानता। बस इतना जानता हूं कि जब तक खुद को काबू कर रहा हूं, तुम आजाद हो। कहते हुए कृष झुककर आशी के गाल पर एक सॉफ्ट सा किस करता है। आशी सोई हुई थी, इसलिए उसने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। वो उसे हक करके उसकी बगल में ही लेट गया और उसके चेहरे को देखता रहा। आशी को देखते देखते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह 5 o'clock बजे हमेशा की तरह आशी की आंख खुली। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसे किसी ने जकड़ रखा है। उसने एक नजर खुद को देखा तो महसूस किया कि कृष उसे अपनी बाहों में जकड़कर बगल में ही सोया हुआ है। कृष को देखकर आशी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। फिर उसने चिढ़ते हुए अपने आप से कहा, ये साइको रोज रोज यहाँ क्यों आ जाता है? इसके घर में बिस्तर नहीं है क्या? चोर कहीं का, मेरी चम्मच भी चुरा ले गया। आशी ने धीरे से उठने की कोशिश की, लेकिन आशी के हिलने से कृष की नींद टूट गई। आशी जैसे ही उठने को हुई, कृष ने अपनी पकड़ उसकी कमर पर और मजबूत करते हुए कहा, ट्राई नॉट टू मूव फायरफ्लाई, मैं अभी और सोना चाहता हूं। कृष की बात सुनकर आशी ने चिढ़ते हुए कहा, हाँ तो तुम्हें सोना है तो अपने घर जाकर सोना, यहाँ क्यों सो रहे हो? सुबह के 5 o'clock बज गए। समर के भी उठने का वक्त हो गया है। इससे पहले कि वह तुम्हें देख ले, तुम यहाँ से जाओ। आशी की बात सुनकर कृष झटके से उठकर उसके ऊपर आ गया। आशी डर के मारे वापस बिस्तर पर लेट गई और डर में आंखें बड़ी करके कृष के चेहरे को देखने लगी। कृष उसके ऊपर बेंड होते हुए गुस्से में आशी को घूरते हुए बोला, अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे यहाँ कब आना चाहिए और कब जाना चाहिए? मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे तुम्हारे दोस्त से डर नहीं लगता। वह तो मुझे भी पता है, लेकिन मुझे तो समर से डर लगता है ना जी। वह पूछेगा तुम कौन हो, तो मैं क्या कहूंगी? आशी की बात सुनकर कृष अपने चेहरे पर एक तिरछी स्माइल लेकर बोला, तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूं? ये तो तुम ही सोचो कि तुम उसे क्या जवाब दोगी। वह मेरी प्रॉब्लम नहीं है। कृष आशी के ऊपर पूरा बेंड हुआ था। आशी ने हिचकिचाते हुए कहा, तुम्हें यहाँ रहना है तो रहो, मैं चली। मुझे फ्रेंच होना है, कॉलेज जाना है, आज मेरा डांस कंपटीशन है, प्लीज मुझे जाने दो। आशी की बात सुनकर कृष ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, डांस कंपटीशन? तुमने इसके बारे में मुझे बताया क्यों नहीं? आशी ने डर के मारे अपने निचले होठों को काटते हुए मासूमियत से कहा, तुमने पूछा ही नहीं, अब तो तुम्हें पता चल गया ना, तो मुझे जाने दो। कहते हुए आशी कृष के सीने पर हाथ रखकर खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी।
आशी की ये हरकत क्रिश को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने आशी के हाथों को पकड़ लिया और उससे थोड़ा दूर होकर आशी को झटके से खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। क्रिश की मूव इतनी फास्ट थी कि आशी हैरानी से उसे देखती रह गई। अगले ही पल उसने क्रिश को घूर कर देखते हुए कहा, ये क्या हरकत है तुम्हारी? छोड़ो मुझे, मुझे जाना है। क्रिश अपनी पकड़ आशी की कमर पर मजबूत करते हुए बोला, शट अप फायरफ्लाई, चुपचाप बैठी रहो। मैंने तुम्हें रात को डिस्टर्ब नहीं किया, मुझे तुमसे बात करनी है। अगर हिलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्रिश की बात सुनकर आशी कुछ नहीं कह पाती और मन मारकर रह जाती है। क्रिश ने आशी से पूछा, तो तुम कंपटीशन में भाग लेने वाली हो? मैं पूछ सकता हूं क्यों? क्रिश की बात सुनकर आशी पहले उसे हैरानी से देखती है, फिर उसे जवाब देती है, ये कैसा सवाल हुआ कि मैं कंपटीशन में भाग क्यों ले रही हूं? अरे डांस मेरा पैशन है और इनाम में पूरे 3 साल की स्कॉलरशिप मिल रही है, $2000 मिल रहे हैं, ये क्या कम है? मेरी पूरी पढ़ाई का खर्च निकल सकता है। आशी की बात सुनकर क्रिश अपने हाथों से उसकी कमर को सहलाते हुए बोला, इसका मतलब तुम्हें स्कॉलरशिप चाहिए और तुम्हें पैसों की भी जरूरत है। वेल, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मैं लाइफ टाइम तुम्हारे एक्सपेंसेस उठाऊंगा तो? क्रिश की बात सुनकर आशी ने पहले एक नजर उसे हैरानी से देखा और फिर हंसते हुए बोली, तुम मेरे एक्सपेंसेस उठाओगे? मुझे चोर के पैसे नहीं चाहिए। अपने खर्चे तो संभल नहीं रहे तुमसे, और तुम मेरे खर्चा उठाओगे? आए बड़े, और वैसे भी तुम मेरा खर्चा क्यों उठाओगे? तुम मेरे लगते क्या हो? आशी की बात सुनकर क्रिश ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, शट अप, कितनी बार कहा है तुमसे, मैं चोर नहीं हूं, और मैं तुम्हारे खर्चे इसलिए उठाना चाहता हूं क्योंकि तुम मेरी फायरफ्लाई हो। क्रिश की बात सुनकर आशी ने उसे टोकते हुए कहा, एक सेकंड, पहले मैं क्लियर कर दूं, मैं कोई फायरफ्लाई नहीं हूं। मेरा नाम आशी है, जिसका मतलब होता है दूसरों की लाइफ में खुशियां लाने वाली। मेरा इतना अच्छा नाम है, तुम मुझे इसी नाम से बुलाओ। कहते हुए आशी ने मासूमियत से अपने गाल फुला लिए। वो क्रिश की गोद में बैठी थी, दोनों का चेहरा एक दूसरे के सामने था और दोनों का सीना रह रहकर एक दूसरे से टकरा रहा था और क्रिश को हल्का हल्का गुदगुदा रहा था। आशी का मासूम चेहरा देखकर क्रिश के चेहरे पर एक मुस्कान आई, लेकिन अगले ही पल वह मुस्कान चली गई और उसने आशी से कहा, तुम्हारा नाम चाहे जो कुछ भी हो, तुम मेरे लिए मेरी फायरफ्लाई हो। और अब तुम्हें अपनी पढ़ाई की चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी है। अच्छा, मैं इस एहसान की वजह जान सकती हूँ। एक चोर मेरी हेल्प क्यों करना चाहता है? और मैं तुम्हें क्लियर कर दूं, मैं किसी का भी एहसान नहीं लेती। मैंने अपने बलबूते पर खुद को संभालने की जिम्मेदारी ली है। मुझे जिनकी जरूरत थी वह इस दुनिया में नहीं है और अब मैं फालतू के रिश्ते बनाना नहीं चाहती, इसलिए अपना यह एहसान अपने पास रखो। आशी की बात सुनकर क्रिश उसे गुस्से में घूरते हुए बोला, फायरफ्लाई, तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही नहीं चल रही है। छोटा सा कद है और जुबान जैसे एफिल टॉवर। खैर, मैंने तुमसे पूछा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं कि तुम मेरी जिम्मेदारी हो। जिम्मेदारी जिन्हें लेनी चाहिए वह लेते नहीं है, पहले आदत डाल देते हैं फिर पल्ला झाड़ लेते हैं। अपनी आदत लगाकर एक दिन कहते हैं, खुद को संभाल लो, सहारा देकर फिर हाथ खींच लेते हैं। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूं, इसीलिए मुझ पर एहसान मत करो। तुम्हें यहां आना है आओ, खाना है खाओ, मुझे टॉर्चर करना है करो, और चले जाओ। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। आशी की बात सुनकर क्रिश को गुस्सा आने लगा था। उसने गुस्से में आशी के दोनों कंधों को पकड़कर उसे झकझोरते हुए कहा, मैं तुम्हें टॉर्चर करता हूं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? तुम जानती हो टॉर्चर क्या होता है? अगर मैं तुम्हें टॉर्चर करने पर आ गया तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। मैं तुम्हारे साथ जितना सॉफ्ट हो रहा हूं, तुम्हारी जुबान निकलती ही जा रही है। इसे कंट्रोल में करो, इससे पहले कि मैं तुम्हारी जुबान काट दूं, समझ गई तुम? क्रिश की बात सुनकर आशी भी मुंह बनाते हुए बोली, अरे ये टॉर्चर नहीं है तो और क्या है? आधी रात को आते हो, मुझे बेकार बेकार टारगेट देते हो, मेरी नींद पूरी नहीं होती, क्लास में भी नींद आने लगती है। जब तुमसे कुछ कहती हूं तो तुम डांटते हो, लाइफ झंड हो गई है मेरी। एक बात बताओ, तुम यहाँ आते क्यों हो? तुम्हारे घर में बिस्तर नहीं है क्या? या खाना बनाने वाला कोई नहीं है? आकर मुझे परेशान करते हो, ऊपर से मेरी चम्मच भी चुरा ले जाते हो। तुम्हें पता है वह मेरी फेवरेट चम्मच थी, इंडिया से लाई थी मैं, पूरे 80 रुपए दिए थे मैंने उसके। तुम्हें यहाँ आकर मिलता क्या है? आने जाने का गाड़ी का खर्चा अलग लगता होगा। आशी की बात सुनकर क्रिश हैरानी से उसे देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वह इस लड़की को क्या जवाब दे।
उसे अपने चम्मच की चिंता है। कोई इतना मासूम कैसे हो सकता है? क्या उसे समझ नहीं आ रहा क्रिश उसके पास क्यों आता है? क्रिश उसकी मासूमियत पर फिदा हो गया। उसने अपने हाथों से उसके गालों को खींचते हुए कहा, सब कुछ है मेरे पास फायरफ्लाई, बस तुम नहीं हो। बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा मैं यहाँ क्यों आता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, तुमने युवान खन्ना को क्या जवाब दिया? क्रिश के इस सवाल का आशी ने मासूमियत से जवाब दिया, मैंने उसे साफ साफ मना कर दिया कि मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। फिर पता नहीं क्या बकवास कर रहा था, मुझे जबरदस्ती करने पर मजबूर मत करो और पता नहीं क्या क्या, लेकिन मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। आशी की बात सुनकर क्रिश ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके तुमने बिल्कुल सही किया, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, ये देखो। कहते हुए क्रिश ने पास के टेबल पर रखा हुआ सामान उठाकर आशी को दिया, जिसमें लाल गुलाब का छोटा सा बुके, चॉकलेट बॉक्स और एक फोन का बॉक्स था। साथ में एक छोटी सी डिब्बी थी, शायद उसमें कोई ज्वेलरी होगी। वो सब देखकर आशी ने हैरान होते हुए क्रिश से पूछा, ये क्या है? यह गिफ्ट है मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। क्रिश मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आशी ने हैरान होते हुए पूछा, मेरे लिए पर क्यों? क्रिश ने मुस्कुराते हुए कहा, बस ऐसे ही मेरा मन किया अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ गिफ्ट देने का, इसलिए लेकर आया हूँ। गर्लफ्रेंड? कौन सी गर्लफ्रेंड? किसकी गर्लफ्रेंड? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। अथर्व भैया ने कहा है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अच्छे नहीं होते, इसलिए मुझे तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाना। और वैसे भी मैं चोरों से गिफ्ट नहीं लेती। पता नहीं किस बेचारे गरीब की पॉकेट मार कर तुम ये गिफ्ट लाए हो, इसे वापस ले जाओ। आशी की बात सुनकर क्रिश गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, शट अप फायरफ्लाई, मैं चोर नहीं हूँ। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, अब एक बार भी तुमने मुझे चोर कहा तो तुम्हारा गला काट दूंगा, समझी? क्रिश के डांटने से आशी की आंखें नम हो गई और उसने अपना निचला होंठ बाहर निकालकर सुबकते हुए कहा, तुमने मुझे डांटा, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे गंदे गिफ्ट, कभी डांटते हो कभी गिफ्ट देते हो। अथर्व भैया ने सही कहा था, बॉयफ्रेंड गंदे होते हैं। तुम भी गंदे हो। आशी की बात सुनकर क्रिश ने अपना माथा पीट लिया और चिढ़ते हुए अपने आप से बोला, ओह गॉड, यही लड़की मिलनी थी मुझे। इस नादान को तो ये भी नहीं पता गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या होता है, मैं इसे कैसे समझाऊं? इसे समझाते समझाते कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। पता नहीं कौन से डिब्बे से निकल कर आई है। क्रिश ने एक ठंडी सांस लेकर खुद के गुस्से को कंट्रोल किया, फिर आशी के चेहरे को देखकर उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोला, लुक एट मी फायरफ्लाई, डोंट क्राई, सारे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड गंदे नहीं होते, ओके? मैं भी गंदा नहीं हूँ। आई केयर अबाउट यू, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, तुमने मेरा ख्याल रखा था ना? मुझे खाना खिलाया था। नाउ वी बोथ विल टेक केयर ऑफ ईच अदर। बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत सारे गिफ्ट देता है, उसका ख्याल रखता है। आशी ने मासूमियत से जवाब दिया, अच्छा ऐसी बात है, फिर मुझे ये गिफ्ट नहीं चाहिए। आशी बहुत अच्छी है, वह सबका ख्याल रखती है, इसलिए तुम्हारा भी रखा, तुम ये गिफ्ट ले जाओ। नो फायरफ्लाई, गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड का गिफ्ट वापस नहीं करती, इसे तुम्हें रखना होगा। मैं तुम्हारे लिए और भी गिफ्ट लाऊंगा। यह मोबाइल है, इसमें मेरा नंबर है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना, ओके? और यह चॉकलेट भी तुम्हारे लिए है। कहते हुए क्रिश छोटी डिब्बी में से एक लॉकेट निकालकर आशी को पहनाते हुए बोला, इस लॉकेट को खुद से दूर मत करना, ये तुम्हारा ख्याल रखेगा। ख्याल रखेगा? कान्हा जी की तरह? आशी ने हैरानी से कहा, तो क्रिश भी हैरान हुआ, कान्हा जी? कौन कान्हा जी? ये सुनकर आशी ने मासूमियत से अपना माथा पीटते हुए कहा, अरे तुम कान्हा जी को नहीं जानते? कान्हा जी भगवान कृष्ण, बांसुरी वाले। वह हमेशा मेरी रक्षा करते हैं। बाबा ने कहा है, वह जिसकी रखवाली करते हैं उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये देखो, ये है कान्हा जी। कहकर आशी ने अपने गले में पहना हुआ कान्हा जी का लॉकेट क्रिश को दिखाया और कहा, क्या तुम्हारा ये लॉकेट कान्हा जी की तरह मेरी रक्षा करेगा? ये सुनकर क्रिश ने मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ ये लॉकेट तुम्हारे कान्हा जी की तरह तुम्हारी रक्षा करेगा, इसीलिए इसे खुद से दूर मत करना, ओके? ठीक है, आशी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। आशी की मासूमियत देखकर क्रिश ने आशी से पूछा, मैंने तुम्हें गिफ्ट दिए, क्या तुम मुझे कुछ नहीं दोगी? मैं तुम्हें क्या दूं? आशी ने पूछा। तुम मुझे कुछ मत दो, मैं खुद ले लेता हूं। कहकर क्रिश ने आशी के होठों को अपने होठों में कैद कर लिया और उसे बहुत ही प्यार से चूमने लगा। ना जाने क्यों इस बार आशी ने भी क्रिश को नहीं रोका। लगभग 5 मिनट किस करने के बाद क्रिश ने उसके होठों को छोड़कर उसके बालों को सेट करते हुए कहा, अब मैं चलता हूं, कंपटीशन के लिए बेस्ट ऑफ लक।
अपना ख्याल रखना और अपना बेस्ट देना, और हाँ, इस मोबाइल को हमेशा एक्टिव रखना, इसमें मेरा नंबर है, जरूरत पड़ने पर मुझे कॉल करना, ओके। जवाब में आशी ने मासूम बच्चों की तरह हाँ में सिर हिला दिया। क्रिश उसके गालों को खींचकर उसे एक और प्यारी सी किस करके वहां से चला गया। आशी ने उस मोबाइल को देखा, वो आईफोन का लेटेस्ट मॉडल, जो काफी महंगा था। उसने अपने आप से कहा, इस चोर के पास इतना महंगा फोन कहां से आया। खैर, मुझे क्या करना, सोचते हुए आशी फ्रेश होने चली गई। क्रिश वापस आकर अपनी कार में बैठा और मुस्कुराते हुए कार की बैक सीट पर अपना सिर टिकाकर आशी की मासूम बातों को सोचने लगा। वह जितनी बार आशी से मिल रहा है, उतनी बार उसकी मासूमियत में खोता जा रहा है। आज पहली बार क्रिश सचमुच मुस्कुरा रहा था। क्या है उस लॉकेट में? ये सच में प्यार है या क्रिश की कोई नई चाल? जानने के लिए पढ़िए मेरा साया साइको। ऐसी ही डार्क रोमांटिक कहानी आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो हार्ट ऑन फायर। अब आगे सुनिए, ब्रदर या लवर। आज पहली बार क्रिश सचमुच मुस्कुरा रहा था। तभी क्रिश को कुछ ख्याल आया। उसने अपनी पॉकेट से मोबाइल निकालकर लिंडा को कॉल किया और कहा, आज हमारे दिन भर का क्या शेड्यूल है। लिंडा ने शेड्यूल चार्ट देखकर क्रिश को बताया, आज हमें 2 टीवी इवेंट में जाना है, एक फिल्म का प्रमोशन है और एक कॉन्सर्ट है। ये सुनकर क्रिश ने लिंडा से पूछा, 7 दिन पहले तुमने मुझे बताया था कि चैरिटी इवेंट के लिए कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से डांस कंपटीशन जज के लिए रिक्वेस्ट आई है, उसका क्या हुआ? जवाब में लिंडा बोली, उस चैरिटी इवेंट के लिए तो तुमने मना कर दिया था, इसलिए मैंने भी उसके स्पॉन्सर को मना कर दिया। तुमने कहा कि मुझे किसी भी चैरिटी के लिए जज बनने में इंटरेस्ट नहीं है। अब तुम अचानक ये क्यों पूछ रहे हो? उन लोगों को हाँ कर दो, मैं कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में डांस कंपटीशन के जज के तौर पर आने के लिए तैयार हूँ। इस बात पर लिंडा शॉक हुई। व्हाट? क्रिश, ऐसा कैसे हो सकता है? पहले तुमने ही मना किया था, अब एन मौके पर आकर हम हाँ कैसे कह सकते हैं? उन लोगों ने कोई तैयारी भी नहीं की होगी और वह लोग क्या सोचेंगे, हमारी क्या रेपुटेशन रह जाएगी। कभी ना कभी हाँ। आई डोंट केयर, उन लोगों से कहो हम आएंगे, बाकी वह खुद ही मैनेज कर लेंगे। उनसे कहना हमारे पास डेट नहीं थी, लेकिन चैरिटी इवेंट के लिए मैंने अपना बिजी शेड्यूल दोबारा मैनेज किया है। अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। कहते हुए क्रिश ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। कॉल रखने के बाद क्रिश ने अपने आप से कहा, गेट रेडी फायरफ्लाई, अब तुम्हें पता चलेगा मैं कौन हूं। अब तुम मुझे बार बार चोर नहीं कहोगी। अब तुम्हें मेरी पॉपुलैरिटी का अंदाजा होगा। तुम्हारा डांस देखना तो बनता है फायरफ्लाई। कहते हुए क्रिश के चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कान थी। आशी का रिएक्शन देखने के लिए क्रिश बेताब था। उधर दूसरी तरफ हमेशा की तरह आशी फ्रेश होकर पूजा करके कान्हा जी से ढेर सारा आशीर्वाद लेकर कॉलेज के लिए निकल गई। आज उसके लिए बहुत बड़ा दिन था। कंपटीशन कमेटी की तरफ से आशी को 2 स्पेशल पास मिले थे, ताकि वह अपनी फैमिली या दोस्तों में से किन्हीं 2 लोगों को बुला सके, और आशी ने वह पास रॉकी और कार्तिक को दिए थे ताकि वह लोग भी आशी को चीयर करने आ सके। इस बात को लेकर रॉकी बहुत खुश था, क्योंकि ये इस बात का सबूत था कि आशी की जिंदगी में वो एक स्पेशल जगह बना चुका है। वह अपने कई सारे अपॉइंटमेंट और शेड्यूल को कैंसिल करके सिर्फ आशी को यहाँ चीयर करने आया था। आशी के कॉलेज के दोस्त अथर्व, नताशा, कैथी और जॉश भी उसे चीयर करने आए थे। थोड़ी ही देर में अनाउंसमेंट होती है। कॉलेज के प्रिंसिपल और ट्रस्टी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए सभी स्टूडेंट की हौसला अफजाई कर रहे थे। तभी जज के नाम की अनाउंसमेंट होती है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हॉलीवुड सुपरस्टार क्रिश डेविडसन। क्रिश को देखते ही वहां की पब्लिक लगभग पागल हो चुकी थी। सभी क्रिश के नाम की चांटिंग करने लगे। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि यहाँ क्रिश आने वाला है। सिर्फ लड़कियां ही नहीं, लड़के भी उसके दीवाने हैं, और हो भी क्यों ना हैंडसम क्रिश, सबसे बड़ा हॉलीवुड सुपरस्टार जो है। क्रिश स्टेज पर चढ़कर ऑडियंस को ग्रीट करता है और कुछ बातें बोलता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी नजर आशी को ढूंढ रही थी। आशी वहां थी नहीं, वो अपने डांस कंपटीशन के लिए तैयार हो रही थी। इस वक्त वो स्टेज के पीछे थी। तभी कैथी और नताशा दौड़ते हुए आशी के पास आई और खुशी से उछलते हुए आशी को बताया, आशी तुझे पता है जज के तौर पर कंपटीशन में कौन आया है? नहीं, कौन आया है? आशी ने तैयार होते हुए पूछा। अरे क्रिश डेविडसन आया है, हॉलीवुड सुपरस्टार। मैंने उस दिन कैंपिंग जाते वक्त रास्ते में तुझे दिखाया था ना, जो अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए हेलीकॉप्टर से आया था। कैथी ने एक्साइटेड होते हुए कहा। आशी चिढ़ते हुए बोली, ओ वही जिसने मेरा दुपट्टा चुरा लिया था। चोर कहीं का। अरे तुझे अपने दुपट्टे की पड़ी है।
जाकर देख उसकी पॉपुलैरिटी, आज वह यहाँ कंपटीशन में जज बनकर आया है। यार तेरी तो निकल पड़ी, तू तो उसे सामने से देख पाएगी, कैथी ने एक्साइट होते हुए कहा। जिस पर आशी ने मुंह बनाते हुए बोली, तो मैं क्या नाचूं? मैं तो उसे जानती भी नहीं। आया है तो आया है, कोई ना कोई जज बनकर तो आता ही। आशी की बात सुनकर नताशा ने चिढ़ते हुए कहा, ओहो आशी तू नहीं सुधरेगी। अरे वह हॉलीवुड सुपरस्टार है, उसकी एक झलक देखने के लिए लड़कियां मरती है और तू ऐसा सड़ा हुआ चेहरा बना रही है। मैं भी उसकी बड़ी फैन हूं, तुझे पता है, उसका ऑटोग्राफ तक मिलना मुश्किल होता है। आशी दोनों के चेहरे को देख रही थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं हो रही थी, शायद इससे ज्यादा एक्साइटमेंट तो उसे स्टेज पर परफॉर्म करने की थी। तभी वहां अनाउंसमेंट होती है और कंपटीशन शुरू हो जाता है। सभी पार्टिसिपेंट अपना अपना डांस दिखा रहे थे। आशी ने अपने दोस्तों से कहा, यार मेरा भी नंबर आने वाला है, मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेती हूँ ताकि कुछ गड़बड़ ना हो। इतना कहकर आशी ने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस एक बार फिर शुरू की और तभी आशी के नाम का अनाउंसमेंट हुआ। पहले डुएट डांस हुआ जिसमें उसने समर के साथ डांस किया। दोनों ने मिलकर बहुत ही अच्छा डांस किया, लेकिन दोनों को करीब देखकर क्रिश अंदर ही अंदर जल रहा था। ना जाने क्यों उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, उसकी नीली आंखें गुस्से में लाल होती गई। क्रिश एक स्पेशल सीट पर बैठा था, जिसके कारण वह डांसर्स को बहुत अच्छे से देख पा रहा था, लेकिन स्टेज से डांसर उसे नहीं देख पा रहे थे। थोड़ी ही देर में दोनों का डांस कंप्लीट हुआ। आशी के दोस्त उसके लिए चीयर कर रहे थे। अब बारी थी सिंगल डांस की। आशी व्हाइट प्लेन घेरदार लहंगा चोली और दुपट्टा पहनकर कथक डांस कर रही थी। चारों तरफ अंधेरा था, फोकस लाइट सिर्फ आशी पर थी। ये डांस बहुत ही मनभावन था। उस लहंगे में उसका खूबसूरत फिगर बहुत ही अट्रैक्टिव नजर आ रहा था। कमर पर बंधा हुआ पतली चेनन का कमरबंद, हाथों में चूड़ियां, खुले बाल, कानों में झुमके और चेहरे पर मासूमियत। आशी एक आजाद पंछी की तरह अपनी ही धुन में खोई नाच रही थी। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, सिर्फ आंखों में काजल और होठों पर प्यारी सी मुस्कान। तितली की तरह उड़ती और मुस्कुराती आशी में क्रिश खोसा गया था। उसका घूम घूम कर डांस करना, उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज नजर आ रहा था, जिसे देखकर क्रिश अपनी सुध बुध खो बैठा था। वहीं क्रिश के अलावा भी यहाँ कोई था जो आशी में खो चुका था और अपनी लस्ट भरी नजरों से आशी को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। वह हिरनी सी चंचल आशी को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। यह कोई और नहीं युवान खन्ना था, जिसकी नजरें सिर्फ आशी पर टिकी हुई थी। उसकी आंखों में हवस साफ नजर आ रही थी। उसकी नजर आशी के पहले बटन पर जा टिकी थी, मानो वो उसकी क्लीवेज की एक झलक के लिए मरा जा रहा हो। उसका कमरबंद उसकी पतली कमर को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहा था। आशी आमतौर पर अपने जिस्म को ढक कर रखती थी, लेकिन आज उसका खूबसूरत फिगर युवान खन्ना के सामने था, जो उसके अंदर के लस्ट भरे जानवर को जगा रहा था। थोड़ी ही देर में सभी पार्टिसिपेंट्स का डांस खत्म हो चुका था और अब बारी थी विनर के अनाउंसमेंट की। सभी विनर के नाम को जानने के लिए उत्सुक थे। थोड़ी ही देर में ज्यूरी मेंबर का फैसला आ चुका था, लेकिन लास्ट फैसला क्रिश का था। सभी के दिल की धड़कनें मानो थम सी गई। आशी अब तक क्रिश को नहीं देख पाई थी। तभी अनाउंसमेंट होती है कि आशी इस कंपटीशन को जीत चुकी है। अनाउंसमेंट सुनकर वो खुशी से उछलने लगी। आशी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्रिश भी उसकी मुस्कान देखकर खुश था। अब उसे इंतजार था आशी के रिएक्शन का, जब वह क्रिश को अपने सामने एक हॉलीवुड सुपरस्टार और चीफ गेस्ट के रूप में देखेगी। क्रिश आशी को खुश होते हुए देख ही रहा था, तभी आशी के दोस्त खुशी में दौड़ते हुए आकर उसे हग कर लेते हैं। कैथी और नताशा आशी के गले लगती हैं। कार्तिक उसके सिर पर हाथ रखकर उसे थपथपाता है, लेकिन सबसे बड़ा झटका क्रिश को तब लगता है जब रॉकी दौड़ते हुए आकर आशी को गले लगा लेता है और उसे हवा में गोल गोल घुमाने लगता है। आशी भी खिलखिलाकर हंस रही थी। दोनों को इतना नजदीक देखकर क्रिश के लिए यह सबसे बड़ा झटका था। क्रिश जैसे मानो अपनी ही जगह पर जम चुका था। उसके पैरों तले किसी ने जमीन खींच ली थी। उसकी आंखों के सामने मानो जैसे अंधेरा छा चुका था। तभी अचानक वहां तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है और क्रिश अपने होश में आता है। क्रिश, जो अब तक यह नहीं समझ पाया रॉकी आशी को कैसे पहचानता है, लेकिन ना जाने क्यों उसके दिल में एक अजीब सा डर आने लगा। उसने किसी तरह खुद को संभाला। अब सभी को ट्रॉफी बांटने की बारी थी। रॉकी भी आशी के साथ स्टेज के पास खड़ा था, क्योंकि रॉकी भी एक सेलिब्रिटी था, उसे भी एक सम्माननीय पद दिया गया था। अब यह ट्रॉफी क्रिश के हाथों दी जानी थी। आशी को स्टेज पर बुलाया गया। स्टेज पर आने तक आशी को पता नहीं था कि ट्रॉफी देने वाला कौन है।
क्रिश गुस्से में लाल आंखों से आशी को देख रहा था, लेकिन फिलहाल वह कुछ कर नहीं सकता था। आशी ने जैसे ही ट्रॉफी लेने के लिए अपने हाथ बढ़ाए, उसकी नजर क्रिश की नजरों से जाकर मिली और उसके हाथ पैर ठंडे हो गए। वह कांपने लगी क्योंकि क्रिश की गुस्से भरी लाल आंखों को देखकर वह डर रही थी। बड़ी मुश्किल से उसने ट्रॉफी को हाथ लगाया, लेकिन क्रिश का डर उसके अंदर कुछ इस तरह समाया था कि वह चाहकर भी खुद को संभाल नहीं पाई और अचानक वह बेहोश हो गई। क्रिश, जो अब तक उसे जलती हुई निगाहों से देख रहा था, उसने अचानक आशी को बेहोश होता देखकर उसे संभालने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए। तभी उसने देखा किसी के मजबूत हाथों ने आशी को संभाल लिया है और उसे गिरने से बचा लिया है। क्रिश ने जब अपनी निगाहों से उन हाथों का पीछा किया तो हैरान रह गया। वो कोई और नहीं, उसका अपना भाई रॉकी था। इससे पहले क्रिश कुछ समझ पाता, रॉकी परेशान होते हुए आशी के गालों को थपथपाते हुए बोला, हे आशी उठो, क्या हुआ तुम्हें? होश में आओ आशी। आसपास स्टेज पर जितने भी लोग थे सब परेशान हो गए। आशी के दोस्त भी उसे देखने जल्दी से स्टेज पर आए। तभी रॉकी ने सबसे कहा, शायद थकान के कारण बेहोश हो गई है, हमें इसे मेडिकल रूम में ले जाना होगा। कहते हुए रॉकी किसी हीरो की तरह आशी को अपनी गोद में उठाकर मेडिकल के रूम की तरफ दौड़ गया। क्रिश अब तक हक्का बक्का वही खड़ा रह गया। उसे समझ नहीं आया रॉकी आशी को कैसे जानता है। कॉलेज कमेटी ने मामले को संभाला। कंपटीशन में अक्सर पार्टिसिपेंट्स बेहोश हो जाते हैं, इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन क्रिश का सारा ध्यान आशी और रॉकी की तरफ था और उसके दिमाग में कई सारे सवाल घूम रहे थे। कहीं ना कहीं उसका दिमाग इस सवाल के जवाब को जानता था, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। क्रिश बिना एक पल रुके मेडिकल हॉल की तरफ निकल गया। इधर दूसरी तरफ रॉकी आशी को मेडिकल रूम में लेटा कर बाहर इंतजार कर रहा था। अंदर डॉक्टर आशी को चेक कर रही थी। रॉकी के साथ आशी के दोस्त भी थे। तभी वहां क्रिश आया। क्रिश को देखकर सभी लोग बहुत खुश हुए। कैथी और नताशा क्रिश के पास उसका ऑटोग्राफ लेने आए। तभी क्रिश ने हाथ दिखाकर उन्हें अपने करीब आने से रोक दिया और रॉकी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ खींचते हुए एक साइड ले गया। क्रिश को देखकर आसपास और भी स्टूडेंट उसके करीब आना चाहते थे, लेकिन क्रिश के गार्ड्स ने सबक रोका हुआ था। क्रिश ने गुस्से में लाल आंखों से रॉकी को घूरते हुए कहा, वह लड़की कौन थी? तुम उसके लिए इतना परेशान क्यों हो रहे थे? क्या लगती है वह लड़की तुम्हारी? क्रिश की बात सुनकर रॉकी ने उसे शांत करते हुए कहा, रिलैक्स ब्रो, ये वह लड़की है जो। आखिर क्या जवाब देने वाला है रॉकी? क्या होगा जब सच्चाई आएगी सामने? क्या क्रिश गुस्से में पागल होकर आशी के साथ कर देगा कुछ गलत, या उसका अपना भाई होगा उसके गुस्से का शिकार? जानने के लिए सुनते रहिए मेरा साया साइको लव, सेक्स और धोखा। क्रिश की झुंझलाहट को संभालते रॉकी ने उसे शांत करते हुए कहा, रिलैक्स ब्रो, ये वह लड़की है जिसके बारे में मैंने तुझे पहले बताया था, दैट इंडियन गर्ल, माय क्रश, याद आया? इसका नाम आशी है, स्वीट है ना? बहुत ही टैलेंटेड और केयरिंग है। फिलहाल तो सिर्फ मेरी दोस्त है, लेकिन बहुत जल्द मैं अपनी फीलिंग उसके सामने कन्फेस करूंगा। रॉकी के मुंह से ये जानने के बाद कि आशी वही लड़की है, क्रिश हैरान रह गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके ऊपर आसमान टूट पड़ा हो, उसके दिल में किसी ने खंजर चुभो दिए हो, मानो उसकी पूरी दुनिया लुट गई हो। क्रिश सन्न रह गया। अब उसे रॉकी की कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी। वह सदमे के कारण अपने कदम धीरे धीरे पीछे लेने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो बिल्कुल खामोश हो चुका था, वह सदमे में था। और रॉकी मुस्कुराते हुए अपने दिल की बात दूसरी तरफ मुंह करके कहता जा रहा था। क्रिश के चेहरे के एक्सप्रेशन देखने लायक थे। ये वही डर था जो रह रह के क्रिश के दिल में आता था। रॉकी की बात सुनकर उसका दिल बार बार यही कहता था कि आशी वह लड़की ना हो, क्योंकि क्रिश सारी दुनिया से लड़ सकता था, लेकिन अपने भाई से कैसे? वह अपने कदमों को धीरे धीरे पीछे ले रहा था। उसकी आंखें गुस्से में लाल हो रही थी, चेहरे पर कई सारे इमोशन थे। एक दर्द था जो वह किसी को दिखा नहीं सकता था। पीछे होते होते अचानक क्रिश एक पिलर से टकराया, तब जाकर वह अपने सेंस में आया। तभी उसने बेचैनी से अपनी नजर घुमाकर देखा। आसपास सैकड़ों की भीड़ में पब्लिक थी, लेकिन इस भीड़ में भी वह खुद को अकेला महसूस करने लगा। उसने बिना एक पल गवाए अपने कदम तेजी से उस कॉलेज के बाहर निकाले और ड्राइवर को धक्का देकर कार से बाहर निकाल दिया। क्रिश खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार को फुल स्पीड में सड़क पर दौड़ाने लगा। उसे नहीं पता था कि वह कहां जा रहा है, बस वह चलता जा रहा था। रह रहकर उसकी आंखों के सामने आशी का मासूम चेहरा, उसकी मुस्कुराना और चंचल आंखें नजर आ रही थी। उसका होठ भींचकर रोना, उसके गालों पर पड़ने वाले डिंपल और मुंह बना बनाकर बात करना।
क्रिश के लिए खाना बनाना और ये कहना कि रात को भूखे पेट नहीं सोते, और आशी का क्रिश को अपने हाथों से खिलाना। ये सारे सीन क्रिश की आंखों के सामने किसी फिल्म की रील की तरह चल रहा थे। अचानक उसकी नजरों के सामने क्रिश और आशी की पहली मुलाकात आने लगी, जब वह जंगल में फायरफ्लाई के साथ खेल रही थी, जब वह छोटे छोटे जुगनू होगी बीच एक बड़ा जुगनू लग रही थी। जब उसे देखते ही क्रिश की सांसें थम गई थी। फिर क्रिश की मदद करना, उसके जख्मों पर मरहम लगाना, वो सब याद करते हुए क्रिश ने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। वह अपने दिल की बेचैनी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कर नहीं पा रहा था। उसके दिल में अचानक बहुत सारे शीशे टूट रहे थे, जिनकी चुभन उसकी आंखों में नजर आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था उसका कलेजा फटकर बाहर आ जाएगा। इधर दूसरी तरफ क्रिश के गार्ड्स को पता चल चुका था कि क्रिश बिना सिक्योरिटी अकेले कार लेकर निकला है। उसकी टीम में अफरा तफरी मच गई। यह खबर तुरंत ही राका को मिली। राका गुस्से से सिक्योरिटी टीम पर चिल्लाते हुए बोला, आखिर तुम लोग कर क्या रहे थे? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बॉस सही सलामत चाहिए। पता लगाओ वो कहाँ है, वरना सभी को गोलियों से भून दूंगा। राका क्रिश की सिक्योरिटी को लेकर परेशान था और वह क्रिश को किसी भी हालत में ढूंढने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था। इधर आशी को होश आया। डॉक्टर ने बताया गर्मी और एक्सर्शन के कारण उसे बेहोशी छाई थी। थोड़ा बहुत जूस और दवाई के बाद आशी खुद को फ्रेश महसूस कर रही थी। अब तक आशी को पता चल चुका था क्रिश कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक हॉलीवुड सुपरस्टार है, लेकिन आशी ने समझदारी दिखाते हुए क्रिश की आइडेंटिटी के बारे में किसी से बात नहीं की। रॉकी और आशी के सभी दोस्त आशी का हाल चाल पूछ रहे थे। तभी कैथी ने रॉकी से कहा, मिस्टर रॉकी, क्रिश डेविडसन आपके भाई हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपसे और क्रिश डेविडसन से मिली, पर उनका ऑटोग्राफ नहीं ले पाई, इस बात का दुख है। ये सुनकर आशी हैरान होते हुए बोली, क्या क्रिश डेविडसन रॉकी के भाई है? ये सुनकर रॉकी ने मुस्कुराते हुए बताया, हाँ, वह मुझसे 3 साल बड़ा है। मैं एक सिंगर और पॉप स्टार हूं, लेकिन मेरा भाई एक हॉलीवुड एक्टर है, पूरे अमेरिका में उसके फैन है। अब आशी मन ही मन डर रही थी, क्योंकि उसने क्रिश की गुस्से भरी लाल आंखों को देखा था। वह उसके गुस्से का कारण नहीं जानती थी, पर इतना जानती थी कि क्रिश उसी पर गुस्सा है। अब भगवान ही बचाए आशी को क्रिश के गुस्से से। आशी को सिर्फ अपने दोस्तों की चिंता थी, कहीं वह गुस्से में आकर समर को नुकसान ना पहुंचा दे। इधर दूसरी तरफ क्रिश अभी तक गुस्से में ड्राइविंग कर रहा था। उसकी कार लगभग 250 की स्पीड पर हवा से बातें कर रही थी। उसकी नजरों के सामने बार बार आशी का चेहरा आ रहा था, उसका गोल गोल घूमते हुए डांस करना, खिलखिलाकर हंसना और अचानक रॉकी की बाहों में बेहोश होना। रॉकी की उसके लिए चिंता और उसका कन्फेशन, जिसे याद करके क्रिश ने अचानक जोर से कार को ब्रेक लगाई। जोर की कर्कश आवाज के साथ कार के टायर काफी दूर तक रगड़ते हुए गए और फिर धुआं धुआं करके रुक गए। क्रिश गुस्से में कार की स्टीयरिंग पर अपने हाथ मारकर झटके से कार से बाहर निकला और सामने का नजारा बहुत ही खतरनाक था, क्योंकि क्रिश इस वक्त एक पहाड़ी की चोटी पर था। अगर कुछ पल की देरी होती तो कार सीधा खाई में गिरती। सही वक्त पर क्रिश ने ब्रेक लगाए थे, लेकिन क्रिश को इस बात की कोई फिक्र ही नहीं थी। क्रिश अपने हाथों को फैलाकर जोर से चिल्लाते हुए घुटनों के बल बैठ गया। क्रिश की जोरदार आवाज पूरे इलाके में गूंज गई। वहां आसपास पेड़ों पर बैठे हुए पक्षी भी उड़ गए। क्रिश की आवाज में एक तड़प, दर्द, छटपटाहट और तकलीफ थी। क्रिश अपनी फीलिंग को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर अपने सीने पर मार चुका था। घुटनों के बल बैठा, वह अपने हाथों से चेहरे को छुपा रहा था। वह अपने दर्द से फटते हुए कलेजे को संभालते हुए बोला, वाई, क्यों रॉकी, क्यों? पूरी दुनिया में तुम्हें वही लड़की क्यों मिली? वो मेरी थी। पहली बार मेरे दिल ने किसी को चाहना शुरू किया था। पहली बार मुझे महसूस हुआ था कि मेरे सीने में भी दिल है। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मैं भी इंसान हूं, मुझे भी प्यार की जरूरत है। कोई था जो मेरी फिक्र करता था। पहली बार किसी ने मेरे अंदर के खालीपन को देखा था। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि वह मुझे चाहिए किसी भी कीमत पर। पहली बार मुझे किसी की खूबसूरती से नहीं, मासूमियत से प्यार हुआ। पहली बार ऐसा हुआ था। आई लव हर रॉकी, यस रॉकी मेरे भाई, आई लव हर। क्रिश अब तक हताश हो चुका था। वो आज तक इस तरह नहीं तड़पा होगा। वो बेबस होकर बोला, मुझे नहीं पता ये कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, बस हो गया। हाँ, एक हार्टलेस क्रूल मॉन्स्टर को एक फायरफ्लाई से प्यार हो गया। हाँ, एक हॉलीवुड एक्टर जिसकी सारी दुनिया फैन है, एक खूंखार माफिया जिसके नाम से दुनिया कांपती है, उसे एक लड़की की मासूमियत से प्यार हो गया। लेकिन अब मैं क्या करूं?
क्या करूं मैं? झुंझलाहट में क्रिश जोर से चीखा, जवाब दो। क्या करूं? जिस फीलिंग के बारे में मुझे खुद एहसास नहीं था उसका एहसास तुमने दिलाया। और फिर तुम ही मेरे प्यार के बीच आ गए। नो, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं सारी दुनिया से तो लड़ सकता हूं, लेकिन तुमसे कैसे? अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं उसे इस दुनिया से ऐसे गायब करता कि कभी उसका नामोनिशान कोई ढूंढ नहीं पाता। अब मैं क्या करूं मेरे भाई? बताओ मुझे, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कहते हुए क्रिश यूं ही घुटनों के बल बैठे हुए अपनी भावनाओं से जूझ रहा था। इस वक्त उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। एक तरफ उसका पहला प्यार, उसकी चाहत, उसकी मोहब्बत है, उसके दिल का सुकून है। और दूसरी तरफ उसका भाई। आज वक्त ने उसे ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। सारी दुनिया से जीतकर वह अपने भाइयों के सामने हार गया। आज वह अंदर ही अंदर घुट रहा है। अगर वह अपने प्यार को चुनता है तो भाई का दिल टूट जाएगा, वह बिखर जाएगा। और अगर भाई को चुनता है तो शायद ही इतनी मुश्किल घड़ी कभी क्रिश के सामने आई होगी। उधर कॉलेज में आशी अपने दोस्तों के साथ कॉलेज से बाहर निकल रही थी। तभी एक स्टूडेंट ने आकर आशी को बताया, मिस आशी, आपने कंपटीशन जीता है, आपको प्रिंसिपल सर अपने रूम में बुला रहे हैं। कुछ पेपर पर साइन करने हैं ताकि विनिंग अमाउंट आपके अकाउंट में जमा हो सके। ये सुनकर आशी ने अपने दोस्तों से कहा, तुम लोग जाओ, मैं साइन करके अपनी पार्ट टाइम जॉब के लिए निकल जाऊंगी। ये सुनकर नताशा और अथर्व ने आशी से कहा, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। कॉलेज लगभग खाली है, तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं। तभी आशी ने ना में सर हिलाते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, एक साइन की ही तो बात है, मैं करके आती हूँ, आप लोग यहीं रुको। आशी की बात सुनकर कैथी और जोश अपनी पार्ट टाइम जॉब के लिए चले गए, क्योंकि उन्हें लेट हो रहा था। समर और रॉकी पहले ही जा चुके थे, सिर्फ अथर्व और नताशा ही आशी के साथ थे। अथर्व ने आशी से कहा, ठीक है बच्चे, जाओ तुम साइन करके आओ, हम तुम्हारा बाहर वेट कर रहे हैं। आशी प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ चली गई। अथर्व और नताशा कार में आशी का इंतजार करने लगे। आशी प्रिंसिपल ऑफिस में जाकर पेपर साइन करती है, फिर वापस कॉरिडोर से होते हुए बाहर की तरफ निकलने लगी। तभी अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़कर एक कमरे में खींच लिया। आशी अचानक हुए इस अटैक से खुद को संभाल नहीं पाई। इससे पहले वह कुछ समझ पाती, किसी ने उसे दीवार से लगाकर उसके गले पर किस करना शुरू कर दिया। उस कमरे में पूरी तरह से अंधेरा था। आशी बहुत घबरा गई। उसने सामने खड़े शख्स को खुद से दूर करने की कोशिश की और चिल्लाते हुए बोली, कौन हो तुम? छोड़ो मुझे, ये क्या बदतमीजी है? आशी चिल्लाए जा रही थी, लेकिन सामने खड़ा शख्स कुछ सुनने के मूड में नहीं था। उसने आशी का दुपट्टा उसके गले से खींचकर नीचे फेंक दिया और उसके हाथों को दीवार के अगेंस्ट पुश करते हुए आशी को गले पर किस करने की कोशिश करने लगा। आशी नहीं जानती थी सामने कौन है। आशी घबराने लगी थी। तभी उस कमरे में अचानक रोशनी हुई और सामने खड़े शख्स को देखकर आशी हैरान रह गई। तुम? कौन था आशी के सामने? युवान या कोई और? कैसे निकलेगा क्रिश इस सदमे से? क्या होगा जब रॉकी जानेगा अपने भाई के दिल की बात? कौन देगा कुर्बानी? जानने के लिए सुनते रहिए मेरा साया साइको। उसने आशी का दुपट्टा उसके गले से खींचकर नीचे फेंक दिया और उसके हाथों को दीवार के अगेंस्ट पुश करते हुए आशी को गले पर किस करने की कोशिश करने लगा। आशी नहीं जानती थी सामने कौन है। आशी घबराने लगी थी। तभी उस कमरे में अचानक रोशनी हुई और सामने खड़े शख्स को देखकर आशी हैरान रह गई। तुम? वो गंदी सी हंसी हंसता हुआ बोला, हाँ क्यूटी, मैं? क्या हुआ? तुम किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी तो आई एम सॉरी। यहां मेरे अलावा और कोई नहीं आ सकता। युवान खन्ना अपनी आंखों में हंसव लिए आशी को घूर रहा था। वो बोला, वैसे एक बात बताओ, वह रॉकी डेविडसन तुमसे इतना क्यों चिपक रहा था? कहीं तुम दोनों का कोई अफेयर तो नहीं चल रहा? लुक क्यूटी, मैंने तुमसे पहले भी कहा है तुम मेरी हो, इसलिए खबरदार, मैं पहली और आखिरी बार कह रहा हूं, मेरे अलावा किसी और को देखना भी मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहते हुए अब उसकी आंखों में जानलेवा गुस्सा था, लेकिन आशी युवान जैसों से डरने वाली नहीं थी। वॉट रबिश, क्या बकवास कर रहे हो? मैं उसके साथ कुछ भी करूं तुमसे मतलब? तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? और इस बदतमीजी की वजह जान सकती हूं मैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? चुपचाप मुझे यहां से जाने दो, हटो मेरे रास्ते से। कहते हुए आशी युवान को साइड करके वहां से जाने लगती है। आशी की बात सुनकर युवान को और भी गुस्सा आने लगता है। उसने आशी को वहां से जाते देखा तो झटके से उसका हाथ पकड़कर अपने करीब खींचा। आशी खुद को संभाल नहीं पाई और उसके सीने से टकरा गई। अब आशी का एक हाथ युवान के हाथ में था और दूसरा युवान के कंधे पर।
युवान ने अपना एक हाथ आशी की कमर पर रखा और उसे अपने करीब करते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोला, खबरदार क्यूटी, जो मुझसे दूर जाने की कोशिश की, एक बार अगर कोई मुझे पसंद आ गया तो मेरी इजाजत के बिना मुझसे दूर नहीं जा सकता। और तुम तो मुझे कुछ ज्यादा ही पसंद हो और मेरे कुछ ज्यादा ही करीब हो, इसलिए अपना एटीट्यूड साइड में रखो। युवान ने आशी के चेहरे पर बिखरे हुए लटों को धीरे से उसके कानों के पीछे करते हुए उसके चेहरे को अपनी उंगली से सेड्यूसिव तरीके में सहलाते हुए आशी की आंखों में देखते हुए बोला, बाय द वे, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल टुडे, आई फील लाइक ईटिंग यू, समझ रही हो ना? जस्ट लेट मी डू वॉट आई वॉन्ट। युवान की घटिया बातें और घटिया टच को महसूस करके आशी खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, वॉट रबिश, क्या बकवास कर रहे हो, छोड़ो मुझे, यू घटिया इंसान। अथर्व भैया ने ठीक कहा था, तुम अच्छे इंसान नहीं हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? कहते हुए आशी युवान को गुस्से में घूर रही थी और उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी। आशी की बात सुनकर युवान हंसते हुए बोला, तुम्हारे अथर्व भैया ने बिल्कुल सही कहा क्यूटी, मैं बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं हूं, बट व्हाट टू डू, जो हूं यही हूं। और अब तुम्हें इस बुरे इंसान के साथ ही रहना होगा, झेलना होगा, ज्यादा दिन नहीं, बस कुछ महीने। एक बार मेरा मन तुमसे भर जाए फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन फिलहाल मेरी प्यास बुझाओ, तुम्हें देखकर मेरे अंदर आग जल रही है, मुझे तुम्हारे इन होठों का रस पीना है बेबी। कहते हुए युवान आशी के होठों के नजदीक आने लगता है। आशी को उसकी आधी बातें समझ नहीं आ रही थी, उसे प्यास कैसे बुझानी है, झेलना कैसे है, युवान उससे चाहता क्या है, लेकिन वह इतना जान चुकी थी युवान के इरादे अच्छे नहीं है और उसे जल्द से जल्द यहां से निकलना चाहिए। युवान जैसे ही आशी के होठों के नजदीक आने लगा, आशी ने उसे खुद से दूर करने की कोशिश की लेकिन कर नहीं पाई। युवान एक ताकतवर और मस्कुलर बॉडी वाला लड़का था और आशी सिर्फ 18 साल की नाजुक कमसिन कली, वह उसके सामने टिक नहीं पा रही थी। आशी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर युवान को खुद से दूर करने की कोशिश की, छोड़ो मुझे, जाने दो, क्या कर रहे हो, कोई है, मेरी मदद करो प्लीज। आशी ने अपनी मदद के लिए आवाज लगाने की भी कोशिश की लेकिन युवान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पूरे कॉलेज के सभी लोग जा चुके थे। युवान ने झटके से आशी को दीवार के सहारे खड़ा कर दिया और उसे जबरदस्ती किस करने की कोशिश करने लगा। अब आशी की आंखों से आंसू बहने लगे थे लेकिन युवान को उससे कोई मतलब नहीं था। छटपटाती आशी ने दिमाग लगाया और बड़ी हिम्मत करके युवान के प्राइवेट पार्ट पर एक जोरदार लात मारी और बोली, ऑल इज वेल, बोलो ऑल इज वेल। युवान इस हमले के लिए तैयार नहीं था, वह कुछ कदम दूर हो गया, तभी आशी ने जोर से एक तमाचा युवान के गाल पर जड़ दिया। आशी के नन्हे नन्हे हाथों से भी वह तमाचा बहुत ही जोरदार लगा, क्योंकि शायद वो युवान के चेहरे से ज्यादा उसके मेल ईगो पर पड़ा था। युवान का चेहरा एक तरफ झुक गया, वह हैरानी से अपनी जगह पर जमा हुआ था। आशी ने युवान को उंगली दिखाकर उसे घूरते हुए अपने एक एक शब्द चबाते हुए कहा, मुझे कमजोर समझने की कोशिश मत करना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की, आज तुमने जो ये हरकत की है, अगर आज के बाद किसी भी लड़की के साथ करने की कोशिश की तो तुम्हारा मुंह तोड़कर तुम्हारे हाथ में दे दूंगी। अब तक तुम्हारी मुलाकात अंग्रेजी छुई मुई लड़कियों से हुई है, हिंदुस्तानी शेरनी का एक हाथ पड़ेगा तो दिन में तारे नजर आ जाएंगे, इसलिए मुझसे दूर ही रहना, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। हिंदुस्तानी नारी सब पर भारी, अंडरस्टैंड बेटर फॉर यू इफ यू डू। कहते हुए आशी ने अपना दुपट्टा उठाया और बड़े ही एटीट्यूड के साथ वहां से निकल गई। युवान अभी तक आशी के इस एक्शन से हैरान था, इससे पहले वह कुछ समझ पाता आशी वहां से जा चुकी थी। आशी के जाने के बाद युवान राक्षसों की तरह हंसते हुए बोला, तुमने गलत किया क्यूटी, बहुत गलत किया, ये थप्पड़ तुम्हें बहुत महंगा पड़ने वाला है। तुम नहीं जानती क्यूटी तुमने कितनी बड़ी गलती की है, तुमने युवान खन्ना को बहुत हल्के में लिया। अब तक तुम्हें पाना मेरी ख्वाहिश थी लेकिन अब तुम मेरी जिद हो। तुम देखो बहुत जल्दी तुम मेरे बिस्तर पर बिछी होंगी और इस थप्पड़ का बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगा, वह भी बहुत ही दर्दनाक तरीके से। अगर तुम अपनी मर्जी से मेरे बिस्तर पर आती तो मैं कुछ महीने तुमसे खेलता और जाने देता, लेकिन अब मैं तुम्हारी जिंदगी को नर्क बना दूंगा, तुम बस देखती जाओ, जस्ट वेट एंड वॉच। कहते हुए युवान खन्ना की आंखें आग उगल रही थी, इस वक्त उसका चेहरा किसी शैतान के जैसा लग रहा था। इधर दूसरी तरफ अथर्व को जब एहसास हुआ कि आशी अभी तक कॉलेज से बाहर नहीं निकली है, उसने परेशान होकर नताशा से कहा, नट्टू, आशी को गए हुए काफी देर हो गई, आई थिंक कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, मैं उसे देखकर आता हूं, तू कार में बैठ। जी भाई आप जाइए, नताशा ने अथर्व को देखकर जवाब दिया।
अथर्व जैसे ही कार से बाहर निकला उसने देखा आशी अपने आंसू पोंछते हुए कॉलेज से बाहर निकल रही है। आशी की आंखों में आंसू देखकर अथर्व ने आगे आते हुए परेशान होकर पूछा, आशी बच्चे क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? अथर्व को देखकर आशी उससे लिपटकर रोते हुए बोली, अथर्व भैया वो। तभी आशी को ध्यान आया, अथर्व ने उसे बताया था युवान खन्ना एक माफिया लीडर का बेटा है और बहुत पावरफुल भी है। अथर्व और युवान की फैमिली में सालों से दुश्मनी चलती आ रही है। अगर आशी ने अथर्व को कुछ भी कहा तो अथर्व गुस्से में आकर युवान से फाइटिंग करेगा और यह दुश्मनी और बढ़ जाएगी। आशी नहीं चाहती उसके कारण अथर्व और नताशा को कोई भी प्रॉब्लम हो। यही सोचकर आशी ने बात को संभालते हुए कहा, वो अचानक कॉरिडोर की लाइट चली गई थी तो मैं डर गई थी, मुझे अंधेरे से डर लगता है। आशी की बात सुनकर अथर्व ने मुस्कुराते हुए उसके आंसू पोंछते हुए कहा, अरे इतनी सी बात पर मेरी शेरनी डर गई। तुम तो मेरी हिंदुस्तानी एटम बॉम्ब हो, छोटी छोटी बातों पर डरते नहीं है। चलो अपने आंसू पोंछो, आज मेरी छोटी बहन ने इतना बड़ा कंपटीशन जीता है, इसी खुशी में आज उसके अथर्व भैया उसे आइसक्रीम खिलाएंगे, चलो मेरे साथ आइसक्रीम खाने। अथर्व ने बड़े ही प्यार से कहा था, बिल्कुल एक बड़े भाई की तरह। अथर्व को देखकर आशी ने मुस्कुराते हुए बड़ी ही मासूमियत से कहा, समोसे भी खाने हैं, मुझे भूख लगी है। आशी की बात सुनकर अथर्व जोर से हंस दिया, ठीक है बाबा, समोसे भी खाना और ब्रेड पकोड़े भी, अभी चलो। तभी कार में बैठे हुए नताशा ने चिढ़ते हुए कहा, वाह भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, भैया और छोटी बहन अपनी अपनी फेवरेट चीज खाने चल दिए और मुझे तो कोई पूछता भी नहीं है, दिस इज नॉट फेयर। कहते हुए नताशा ने गाल फुलाकर अपने दोनों हाथों को फोल्ड कर लिया। नताशा को नाराज देखकर अथर्व ने उसके बालों पर हाथ चलाते हुए कहा, अरे मेरा नट्टू क्यों नाराज हो रहा है? ठीक है, मैं तेरा फेवरेट पिज्जा और बर्गर भी खिलाऊंगा। ये सुनकर नताशा ने उछलते हुए पूछा, और स्टार बग भी जाएंगे? अरे हाँ बाबा, स्टार बग भी। अब चलेगी या यही ख्याली पुलाव पकाएगी? तुम लोगों को उंगली दी तुमने तो हाथ ही पटक लिया। अथर्व ने मजाक में कहा। हाँ चलो, नताशा और आशी ने उछलते हुए कहा। अथर्व ने मुस्कुराते हुए कार स्टार्ट की और एक रेस्टोरेंट की ओर लेकर जाने लगा। आशी ने मन ही मन अपने आप से कहा, नताशा कितनी खुशकिस्मत है। अथर्व भैया जैसा भाई उसे खुश करने के लिए हमेशा लगा रहता है, काश मेरा भाई भी होता, जिससे मैं अपनी सारी जिद मनवाती, उससे लड़ाई भी करती और जो मेरी रक्षा करता। मन ही मन कहते हुए आशी की आंखें नम हो गई। थोड़ी ही देर बाद तीनों एक रेस्टोरेंट में बैठकर अपनी अपनी पसंद का खाना खा रहे थे। इस वक्त शाम के लगभग 5 o'clock बज रहे थे। तीनों मुस्कुराते हुए और हंसते खेलते हुए अपना टाइम बिता रहे थे। थोड़ी ही देर में सभी का खाना कंप्लीट हो गया। आशी ने रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर अथर्व से कहा, थैंक यू भैया, आज की ट्रीट के लिए मुझे आप लोगों के साथ टाइम बिताकर बहुत अच्छा लगा। फिलहाल मैं चलती हूँ, मुझे अपनी पार्ट टाइम जॉब के लिए जाना है। ये सुनकर अथर्व ने आशी से कहा, ठीक है, हम लोग तुम्हें रास्ते में छोड़ देंगे, लेकिन फिर तुम संभल कर घर जाना। कहकर अथर्व ने आशी को रास्ते में कार्तिक के कैफे के बाहर छोड़ दिया। आशी कैफे के अंदर अपना काम करने चली गई। रात 8 o'clock बजे। क्रिश अब तक उस अनजान जगह पर अकेले था और कार के बोनट पर लेटकर ना जाने कितनी ही शराब की बोतलें पी चुका था। वह आसमान में तारों को देखते हुए अपने दर्द को कम करने की कोशिश कर रहा था। उसका दिल टूटकर चूर चूर हो चुका था। अचानक आसमान को देखते हुए उसकी आंखों के सामने एक फायरफ्लाई उड़ते हुए आई। क्रिश की नजरों ने उस फायरफ्लाई का पीछा किया और उठकर बैठ गया। वह अब तक कार के बोनट पर था। उस फायरफ्लाई को देखते हुए उसे आशी का चेहरा नजर आने लगा। वहां बहुत सारी फायरफ्लाई थी, जिसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने जैसे ही अपने हाथों को उन फायरफ्लाई को पकड़ने के लिए बढ़ाया, तभी अचानक वह फायरफ्लाई गायब हो गई, और ऐसा होते ही अचानक क्रिश के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखों में अचानक बहुत सारे इमोशंस आने लगे। उसकी आंखें रोना चाहती थी पर रो नहीं पा रही थी। अचानक क्रिश के चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान आ गई। अचानक वह जोर जोर से हंसने लगा, और हंसते हंसते अचानक उसने शीशे की बोतल कार के बोनट पर फोड़ी और जोर से दर्द भरी चीख उसके मुंह से निकली, फायरफ्लाई व्हाई डिड यू डू दिस? बोलो, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इधर दूसरी तरफ राका ने क्रिश से कनेक्ट करने की ना जाने कितनी ही कोशिश की, लेकिन सारी कोशिश नाकामयाब रही। राका को नहीं पता क्रिश अचानक किस कारण से यूं चला गया, लेकिन वह इतना जानता था जल्द से जल्द क्रिश का पता लगाना जरूरी है, वरना उसकी जान पर खतरा हो सकता है। उसके दुश्मन चारों तरफ सिर्फ ऐसे ही पल का इंतजार कर रहे हैं जब वह क्रिश पर हमला कर सके।
क्रिश का फोन बार बार बज रहा था लेकिन क्रिश उस फोन को देखने तक की जहमत नहीं उठाए। इधर आशी रात 8:30 बजे अपने कैफे के काम से फ्री होकर बाहर निकली। आशी का कॉलेज आईडी कार्ड कार्तिक के काउंटर पर ही रह गया। ये देखकर कार्तिक ने अपने आप से कहा, ओह ये तो आशी का कॉलेज आईडी कार्ड है, शायद भूल गई होगी। कार्तिक ने देखा आशी अभी बाहर निकल ही रही है, इसलिए कार्तिक भी उसके पीछे पीछे बाहर आया। बाहर आकर कार्तिक ने जैसे ही आशी को आवाज देना चाहा कि अचानक एक ब्लैक कार आशी के आगे रुकी। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता उस कार से लगभग 4 लोग निकले। कौन हो तुम लोग? आशी ने हैरानी से चिल्लाते हुए पूछा, लेकिन उन लोगों ने आशी की बातों का कोई जवाब ना देते हुए उसके मुंह को दबाकर उसे खींचकर कार में बैठा लिया और उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर दिया। कार्तिक भी इस नजारे को देखकर आशी को बचाने उसके पीछे दौड़ा, लेकिन तब तक वह लोग आशी को जबरदस्ती अपने साथ लेकर चले गए। किसकी मदद लेगा कार्तिक? कैसे बचेगी आशी? किसने किया आशी को किडनैप? युवान, क्रिश या कोई और भी है आशी का दीवाना? जानने के लिए सुनते रहिए मेरा साया साइको। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करो और ऐसे ही दिल छू लेने वाले पार्ट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका एक कमेंट मुझे अगला पार्ट लिखने की ताकत देता है। धन्यवाद।